हेलो एवरीबॉडी, आज ये ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो एक लव ट्रायंगल टाइप स्टोरी है जो लॉजिकली बहुत ज्यादा बिलीवेबल भी लगती है। एक ही लड़की से दो लड़कों को प्यार हो जाता है, जबकि लड़की तो बस एक ही लड़के को चाहती है और दूसरा लड़का फोर्सफुली उसे अपने प्यार में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए उसे 100 मुख्तलिफ तरीकों से हरास भी करता है। ड्रामे का नाम है द एयर, जो 2013 में रिलीज हुआ था और ये कोरियन ड्रामा है और लोगों को ये ड्रामा इतना ज्यादा पसंद आया था कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी लोगों में इस ड्रामे के लिए क्रेजीनेस पाई जाती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम टैन है, जो इस वक्त यूएसए में होता है। वो एक अमीरजादा है। इस वक्त वो समंदर में अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग को एंजॉय कर रहा होता है। अपेरेंटली तो उसको यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, लेकिन हकीकत में इसका सुतेला भाई ये चाहता था कि इसको बिजनेस और प्रॉपर्टी से किसी तरीके से दूर किया जाए। और इन सारी बातों का बहुत अच्छी तरीके से टैन को अंदाजा होता है और ये सारी बातें वो अपने दोस्त को बता रहा होता है। वो कहता है मेरे भाई को इस चीज से कोई भी गर्ज नहीं कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम पढ़ने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रिच हैं और अमीर लोगों के बच्चे अपने ड्रीम्स को चेज करते हैं, बुक्स को नहीं। इसलिए ना तो तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है और ना ही वापिस आने की। जबकि टैन के दिल में अपने भाई के लिए कोई भी बुरी सोच नहीं होती। वो अपने घर वालों के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा परेशान और उदास रहता है। उसकी सारी बातें सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम अपने माँ बाप और भाई को ये एहसास क्यों नहीं दिलाते कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। इस पर टैन कहता है मुझे अब उन सबकी सेल्फिशनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं इस कहानी के सेकंड मेन लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम योंडो है। ये भी एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और ये इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अपने ही स्कूल के जूनियर्स को बुली करता रहता है। यहाँ पर भी इस जूनियर स्टूडेंट को अच्छी तरह से बुली करने के बाद वो अपने साथियों से कहता है यही सही कसर, तुम इसको मार पीट कर निकालो, और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे सामने आता है इस कहानी का फीमेल लीड कैरेक्टर, जिसका नाम योन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है और एक स्टूडेंट भी है, लेकिन अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मजबूर है। इस वक्त भी वो एक ऑटोमोबाइल शॉप पर फूड डिलीवरी करने के लिए आती है, जहाँ पर काम करने वाले दो आदमी इसको परेशान करने लगते हैं और साथ ही इसे अपने साथ घूमने का भी बोलते हैं। वो रेजिस्ट करती है और फूड का बिल मांगती है, लेकिन वो आदमी बार बार इसको छेड़ते हैं, जिस पर यून पुलिस को कॉल करने लगती है। ये देखकर वो दोनों आदमी इसको सॉरी बोलते हैं और यून बिल लेकर वापस चले जाती है। इस वक्त शॉप में युंडो भी होता है, सारा कुछ सुन रहा था और अब वो इसको जाते हुए बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखता है। अगले सीन में हम होटल में काम करता हुआ युन को देखते हैं, जो इतना ज्यादा काम करते हुए थक जाती है। जब वो काम करके वापस आने लगती है तो वो देखती है कि यहाँ पर इसका दोस्त भी आया होता है, जो इसका वेट कर रहा होता है। इसका नाम चिन है और युन और चिन बचपन के दोस्त हैं। वो इसे अम्ब्रेला देकर कहता है आज मौसम खराब है, बारिश होने वाली है, इसे रख लो। इस पर युन उससे कहती है तो फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दोगे? तो वो कहता है ये मेरा कोट है ना, उसके लिए। फिर चिन यू को कहता है कि तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? जिस पर वो कहती है बॉयफ्रेंड बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरी दुनिया और मेरा स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब्स हैं। इतनी देर में वहाँ पर चिन की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसका नाम बोना है, और बोना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होती है और नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की से बात तक करे। इसलिए चिन को अभी यून के साथ बैठे हुए और बातें करता हुआ देखकर इसे अच्छा खासा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस भी करती है और यून से कहती है तुम क्यों मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई हो, क्या इसे फंसाने का इरादा है? जिस पर यून उससे कहती है क्या मैं तुम्हें प्यारी दिखती हूँ जो किसी को भी फंसा लूंगी? फिर बोना चिन को वहाँ से लेकर चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यून घर जाते हुए अपनी बहन से कॉल पर बात कर रही होती है, जो इस वक्त अमेरिका में है और कॉलेज में पढ़ रही है। यून उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रही है, जबकि वो यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड है और अब इससे लोगों के झूठे बर्तन नहीं धोए जाते। जबकि हकीकत में हम देखते हैं कि यून की बहन की हालत तो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है और जैसा वो यून और अपनी माँ को बताती है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड वुमेनाइजर है, अल्कोहलिक है और अब्यूजर भी है और वो कॉलेज भी नहीं जाती। फिर बारिश होने लगती है और जो अम्ब्रेला चिन ने यू को दिया होता है वो तो खुलता ही नहीं, जिस पर यून जल्दी से भागकर एक शॉप के शेल्टर के नीचे आ जाती है, जहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ड्रीम कैचर देखती है। उसी वक्त इसका अम्ब्रेला भी खुल जाता है, जिसको एक अच्छा साइन समझकर वो ड्रीम कैचर को बाय कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि चिन अपने डैड के साथ मौसम को एंजॉय करते हुए कुकिंग कर रहा होता है। वो अपने डैड को कहता है कि इनको कोई जीएफ बना लेनी चाहिए। इस बात को इसके डैड अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि एक लैंग्वेज कोर्स के लिए चिन अमेरिका जा रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अमेरिका जाने के बारे में यून को बताया है? जिस पर चिन अपने डैड को कहता है कि नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ थी, उसके पास टाइम नहीं था मेरी बात सुनने के लिए। इस सीन में हम देखते हैं कि यून की माँ किसी के घर पर मेड है और वो घर असल में टैन का ही है और वो एक डिसेबल लेडी है जो बात नहीं कर सकती।
ये टैन की माँ है जो इस वक्त टैन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ की कॉल को पिक नहीं करता, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। ये लेडी बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक है और हर वक्त शराब पीती रहती है। तभी वहाँ पर वान आ जाता है जो इनका सुतेला बेटा है। यून की माँ जल्दी से इसके हाथ से वाइन का गिलास ले लेती है, जिससे हमें आइडिया होता है कि इस लेडी को इस घर में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि वो टैन के बाप की दूसरी बीवी है। फिर हम देखते हैं यून की माँ उसे खाना देती है जो वो टैन के घर से लेकर आई थी, जिसे खाने से यून इनकार कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है। और वो अपनी माँ को कहती है कि आपको वहाँ से खाना लेकर नहीं आना चाहिए था, हम बेगर्स नहीं हैं। जिस पर उसकी माँ उसको खाना लाने के लिए सॉरी कहती है और कहती है दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर उसकी माँ उससे बताती है कि उसकी बहन की शादी है और इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ पैसे भेजना चाहती है। ये सुनकर यून को एहसास होता है कि उसकी बहन तो सेट हो गई है, लेकिन शायद वो सारी जिंदगी होटल्स में बर्तन धोते धोते अपनी माँ के साथ ही जिंदगी गुजार दे और अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ पैसे भेजने के लिए बैंक जाती है और जिद करती है कि मैं पैसे देने के लिए खुद जाऊंगी और मैं बैंक से पैसे नहीं भेजूंगी। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिससे तुम्हारी बहन शादी कर रही है वो बहुत ही ज्यादा रिच है और तुम्हारी बहन हम दोनों की वजह से उसकी नजरों में एम्बेरस हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने होने वाले रिच हस्बैंड को हमसे मिलवा सके। लेकिन यून नहीं मानती और वो अगले दिन अपना पासपोर्ट बनने के लिए दे आती है। और घर आकर जब वो अपनी माँ को ये बात बताती है तो उनकी तरफ से बहुत नॉर्मल सा रिस्पॉन्स देखने में आता है, जैसे उनको दुख तो हो लेकिन वो अपनी बेटी के सामने एक्सप्रेस ना करना चाहती हूँ। जिस पर यून को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो दूसरी साइड को मुंह करके बहुत ज्यादा रोती है। पीछे बैठी इसकी माँ इसके रोने से बेखबर व्हीट पाउडर बना रही होती है, जबकि इनकी पहली बेटी की तरह इनकी दूसरी बेटी भी इनको हमेशा के लिए छोड़ जाने का इरादा कर चुकी है। फिर हम देखते हैं ईस्टर जो कि रिचल की माँ है, वो दूसरी शादी कर रही है, जिस पर रिचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चाहती है कि वो अपनी माँ को रोके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। रिचल असल में डैन की गर्लफ्रेंड है और दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचल, उसकी माँ ईस्टर, यूनडो और उसका डैडी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। असल में जिसके साथ ईस्टर शादी कर रही होती है वो यूनडो की डैडी ही है और यूनडो और रिचल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यूनडो के डैडी यूनडो को कहते हैं कि आज से रिचल तुम्हारी बहन है, इसलिए आज से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जिस पर यूनडो कहता है क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी टाइप की है। इसकी ये बात सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। यूनडो के डैडी उठकर सीधा इसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर यूनडो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होता है और वहाँ से चला जाता है। रिचल भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह अपनी माँ की इस शादी से खुश नहीं हूँ। जिस पर यूनडो से कहता है ये शादी नहीं है, सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्सक्यूज है और हमारी क्लास में ऐसी बहुत सी शादियाँ होती हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यून अमेरिका आ चुकी है, वो एयरपोर्ट पर खड़ी होती है। दूसरी तरफ रिचल भी उसी वक्त एयरपोर्ट से बाहर खड़ी होती है। रिचल को लेने एक ड्राइवर आया होता है, वो असल में टैन से मिलने यहाँ आई है क्योंकि एक तो वो अपनी माँ की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है और दूसरा टैन काफी दिनों से इसके कॉल को पिक नहीं कर रहा होता, इसलिए वो इससे मिलने के लिए खुद ही यहाँ आ गई। इसने अपने यहाँ आने का टैन को बताया भी था, लेकिन वो फिर भी इसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आता। वो किसी को कॉल पर झूठा बता रही होती है कि हाँ टैन मुझे लेने के लिए आया है, वो भला मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा लंबा और हैंडसम हो गया है। ये सुनकर यून उसके ड्राइवर को देखने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा एजड होता है। उसे लगता है कि शायद ये सारी खूबियां ये अपने ड्राइवर की गिनवा रही हो, लेकिन ड्राइवर को देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। रिचल उसे हंसता हुआ देखकर कहती है तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो, जिस पर यून थोड़ा सा ड्रामा करती है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, मैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज बोलती हूँ। यून भी सियानी होती है, वो गेस कर ही लेती है कि उसको कोरियन आती है। यून उसे रीजन बताती है कि हम दोनों का हाल एक ही जैसा है, ना मुझे रिसीव करने के लिए कोई आया और ना ही तुम्हें रिसीव करने के लिए, और ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। फिर बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, टैन अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग एंजॉय कर रहा होता है जब यून भी वहाँ बने हुए ब्रिज पर आकर खड़ी हो जाती है और लोगों को बीच पर देखकर सोचती है कि क्या वाकई में मैं फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ और ये सब लड़के कितने ज्यादा लकी हैं जो इतनी ज्यादा लड़कियों के बीच खड़े हैं। तभी टैन की नजर यून पर पड़ती है। यून वहाँ से जाने लगती है। टैन एक बार फिर से उसको देखता है। यून अब अपनी बहन के घर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसकी बहन नहीं होती और उसका बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ होता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टैन एक रेस्टोरेंट पर बैठा एक ऐसे लिख रहा होता है और अपने भाई की कही गई बुरी बातों की याद में खोया होता है, जिनका मकसद है टैन को अपने रास्ते से हटाकर हर चीज पर खुद कब्जा जमा लेना, जबकि टैन तो अपने भाई से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोरिया में बैठा हुआ टैन का सौतेला भाई अपने वर्कर्स के साथ बहुत रूडली बात करता है। जब उसको पता चलता है कि उसके डैडी भी ऑफिस आने ही वाले हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैडी घर पर बैठकर आराम क्यों नहीं करते और मुझे
अकेले को बिजनेस क्यों नहीं डील करने देते। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यून अपनी बहन को ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। उसे उसकी बहन सामने नजर आ जाती है। वो काम कर रही होती है लेकिन लोगों का बिहेवियर उसके साथ अप्रोप्रिएट नहीं होता। वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा गौर से देखते हुए रोने लग जाती है। जब डैन की नजर उस पर पड़ती है और वो इसे गौर से देखने लगता है, यून की बहन इसे देखकर इसकी तरफ भागती है। यून को पता चल चुका है कि इसकी बहन ने सब कुछ झूठ बोला था। वो ना तो किसी कॉलेज में पढ़ती है, ना ही इसकी शादी हो रही है, बल्कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के नशे को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट पर लोगों की गंदी नजरों को फेस करते हुए काम कर रही है। यून की बहन उससे कहती है, तुम माँ को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? जिस पर यून उससे कहती है, तुमने हमसे झूठ बोला और तुम मेरी लास्ट होप थी कि तुम्हारी वजह से शायद मेरी भी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन तुमने तो खुद को ही बर्बाद कर लिया, तुम मुझे क्या संभालोगी? लेकिन उसकी बहन को तो किसी बात की शर्मिंदगी नहीं होती। वो इसका बैग छीन कर इसमें से पैसे निकाल कर भाग जाती है। ये सब टैन बहुत गौर से देख रहा होता है। टैन के भाग जाने के बाद यून बहुत बुरी तरह से बच्चों की तरह रोने लगती है और अपनी बहन के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैग खुला हुआ वहीं पर पड़ा हुआ था। वो एक नजर अपनी बहन को भागते हुए जाता देखती है और दूसरी नजर पीछे मुड़कर अपने खुले हुए बैग को देखती है। फिर वो बैग की तरफ वापस आकर कपड़े बैग में डालना लगती है। टैन का दोस्त यून की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और यून के बैग में से व्हीट पाउडर का पैकेट ड्रग समझकर लेकर भाग जाता है। यून भी इसके पीछे भागती है क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई थीफ है। टैन भी इनके पीछे पीछे ही होता है। आगे जाकर टैन का दोस्त गिर जाता है, जिससे पैकेट खुलकर उसके मुंह में गिर जाता है और इस पर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। टैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यून को कहता है कि इमरजेंसी कॉल करो, लेकिन वो कहती है मेरे पास तो फोन ही नहीं है। फिर वो दोनों इसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं और पुलिस ऑफिसर यून से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यून तो अच्छा खासा डर जाती है, ऊपर से उसकी इंग्लिश भी पुअर होती है। वो समझ नहीं पाती कि पुलिस ऑफिसर उससे क्या कह रहा है। यहाँ पर टैन उसकी हेल्प करता है। पुलिस ऑफिसर के सामने जाकर प्रिटेंड करता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और चूंकि पुलिस ऑफिसर टैन को पहले से जानता था, इसलिए यून की जान छूट जाती है। लेकिन फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर यून का पासपोर्ट रख लेता है। फिर टैन उससे कहता है अब तुम कहाँ जाओगी? इस पर यून उससे कहती है मेरी बहन पास ही रहती है, मैं उसके घर जाऊंगी। टैन कहता है इतने झगड़े के बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपने घर पर रहने देगी। जिस पर यून उससे पूछती है क्या तुम सब देख चुके हो? फिर यून उससे कहती है तुम मुझे मेरी बहन के घर पर ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें फ्यूल के लिए पे कर दूंगी। जिस पर टैन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम का हल पैसा है या फिर तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो? फिर वो इसे ड्रॉप कर देता है। यून बेल डोर करती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। टैन उससे कहता है तुम्हारी बहन तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। जिस पर यून कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लगता है अभी वो घर पर नहीं है। फिर टैन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और यून वहीं बैठकर उसका वेट करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ आवारा शराबी आ जाते हैं। यून उनसे डरकर छुप जाती है और वो चले जाते हैं। तो यून अपने बैग को पकड़ती है और रोड पर चलना शुरू कर देती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आती है और यून के पास आकर रुक जाती है। यून घबरा जाती है कि ये कौन है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि टैन होता है जो इसे अपने साथ घर चलने को कहता है। यून कंफ्यूज होती है, वो फैसला नहीं कर पाती कि उसको टैन के साथ जाना भी चाहिए कि नहीं। फिर वो टैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर रहना महफूज होगा? पर टैन उससे कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस रोड से ज्यादा तुम मेरे घर पर महफूज होगी। फिर यून टैन के साथ इसके घर पर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यून की तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं। वो टैन से पूछती है क्या ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? टैन उसे बताता है कि हाँ ये मेरा घर है और मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं रहती। फिर यून उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या कोई ड्रग डीलर हो या कोई माफिया? जिस पर टैन उसकी बात सुनकर मजे से कहता है हाँ मैं स्मगलर हूँ और अब मैं तुम्हारी दोनों किडनीज निकाल कर सेल करूंगा। और ये कहते हुए उसे डोर तक ले आता है, जिस पर यून डर जाती है। अब यून रूम में आ जाती है, शूज उतारती है, अपने बाजू और पाँव को हल्का सा दबाती है। फिर उसे भूख महसूस होती है। वो लाइट्स को ऑन किए बगैर ही किचन की तरफ जाती है। उसे किचन की तरफ जाता हुआ टैन दिखता है। वो आकर फ्रिज में से एक्सपायर खाना निकाल कर खाने लगती है। तभी वहाँ पर टैन आ जाता है और उसे कहता है तुम अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? यून सबसे पहले तो उसको सॉरी बोलती है और फिर उसे बताती है कि मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए मैं एक्सपायर फूड ही खा रही हूँ। फिर वो कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है कि ये पैसे इस फूड के लिए जो मैं खा रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर टैन उसे रोककर कहता है ये सब साफ कौन करेगा? फिर वो यून से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर नाम बताने के बजाय यून कहती है मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन मिस्टर योंग के साथ कॉरिडोर में से गुजरते हुए अपने अमेरिका की ट्रिप की प्लानिंग कर रहा होता है, जहां पर इनके बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और उसके डैडी चाहते हैं कि वो ये मीटिंग अमेरिका जाकर टैन को अपने साथ ले जाकर अटेंड करे। जिस पर वॉन एग्री नहीं करता और अपने डैडी से बात करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर टैन की माँ एक दरवाजे से कान लगाकर बातें सुन रही होती है और जिस कमरे के बाहर खड़ी ये बातें सुन रही होती है
वहाँ पर टैन के फादर की पहली बीवी उनके साथ बैठी हुई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक और सख्त खातून है। उन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को टैन की माँ से शादी की इजाजत दी थी। जॉन रूम में आ जाता है और इस लेडी से ठीक तरह से बात नहीं करता। इस पर वो लेडी इससे कहती है, मैंने तुम्हें 10 साल अपनी औलाद की तरह पाला है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाती है और इस बात से हमें पता चलता है कि ये वान की माँ नहीं है। फिर वान अपने डैडी से कहता है वो अमेरिका बिजनेस मीटिंग के लिए खुद अकेला जाना चाहता है और वो टैन को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। जिस पर उसके डैडी उससे कहते हैं कि कंपनी का मालिक मैं हूँ और जो मैं चाहूंगा वही होगा, तुम्हें टैन के साथ ही मीटिंग को अटेंड करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपनी माँ को कॉल करती है और जो कुछ इसने यहाँ पर देखा होता है वो सब कुछ छुपा लेती है और अपनी माँ को झूठ बताती है कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है और वो अपनी बहन के घर पर ही है। ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा टैन सुन लेता है और फिर अंदर आ जाता है। यून जल्दी से उठ खड़ा होती है और उससे कहती है तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक करना चाहिए था। जिस पर टैन डोर बजाता है। फिर यून उससे सॉरी कहती है और कहती है ये तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। टैन उसे सैंडविच देता है। यून थैंक्स कहती है। टैन उसे मजाक में कहता है कि ये सैंडविच तुम्हारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा है। जिस पर यून को उसकी बात याद आ जाती है और इसके कमरे से जाने के बाद वो डोर को चेयर और टेबल से बंद करने लगती है। टैन ये सब ग्लास मिरर में से देख रहा होता है और कहता है मैंने फजूल में ही इसको खाना खिला दिया। फिर यून कपड़े चेंज करने लगती है और टैन ये देखकर वहाँ से फौरन भाग जाता है। सुबह के टाइम आँख खुलने पर यून घर से बाहर आकर देखती है तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। तभी टैन भी वहाँ आ जाता है और इसे देखने लगता है। फिर टैन अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है जब यून उसे बताती है कि मैं भी अपने सिस्टर के घर के लिए निकलने लगी हूँ। जबकि टैन लैम एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारी सिस्टर अभी घर पर ना हो तो तुम वहाँ ना जाओ। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी और तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे स्कूल चलो। फिर वो दोनों उसके स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। असल में टैन यून के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। स्कूल से वापसी पर यून टैन के मोबाइल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साइन इन होकर चिन को मैसेज करती है और बताती है कि वो इस वक्त अमेरिका में है और उसको हेल्प की जरूरत है और सारी प्रॉब्लम डिटेल में बताती है, जिससे टैन को थोड़ी सी जेलसी होती है। इसे लगता है कि चिन शायद इसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर इसकी बहन काम करती थी। लेकिन वहाँ पर आकर इनको पता चलता है कि बहन यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी है और यून के लिए उसने एक मैसेज छोड़ा होता है कि वो वापस कोरिया चले जाए और उसकी फिक्र ना करे, वो बहुत जल्दी इससे कांटेक्ट करेगी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही यून की बहन का बॉयफ्रेंड उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गई। फिर वो यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर टैन उसको दो लगाता है। इस आदमी के दो मोटे ताजे दोस्त इसकी मदद को आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही यून टैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाती है। यून टैन को लेकर भाग जाती है और थोड़ा दूर जाकर ये दोनों रुक जाते हैं। यून कहती है तुम रुक क्यों गए हो, ये दोनों हमें पकड़ लेंगे। टैन कहता है जैसा इनका साइज है ना, ये हमें अगले 24 घंटों तक नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि इनसे भागा ही नहीं जा रहा। तभी टैन को रिचल की कॉल आती है। इसका मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। यून पूछती है किसकी कॉल है। वो मजाक करता है और कहता है मेरे ड्रग डीलर की कॉल है, इसे ऑर्गेनिक ड्रग चाहिए जिसके लिए उसने मुझे कॉल की है। फिर वो इससे लेकर एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में यून इससे कहती है जरा मोबाइल चेक करना, मुझे चीन का कोई रिप्लाई तो नहीं आया। टैन कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है ये मेरा फ्रेंड है और हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। टैन को फिर भी लगता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। वो इसे अपने घर के सामने टैक्सी से उतार कर कीज देकर कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं अपनी गाड़ी को लेकर वापस आता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं टैन मोबाइल पर यून का सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है, इसकी फोटोज को देखता है, स्टेटस को चेक करता है। यू ने एक स्टेटस ये भी डाला होता है कि वो जैगिक कॉर्पोरेशन को बैंकक्रप्ट होता देखना चाहती है और ये कॉर्पोरेशन तो टैन के फादर की होती है। ये थोड़ा सा हैरान होता है कि इसका हमारी कंपनी से क्या लेना देना। फिर वो चैन की फोटोज को भी देखता है और कहता है कि मेरा डाउट बिल्कुल ठीक था, ये दोनों फ्रेंड से बढ़कर है और ये लाजमी इसका बॉयफ्रेंड है। तब ये पुलिस वाला यून का पासपोर्ट टैन को वापस कर देता है जो इसने यून से लेकर रखा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं लिबोना अपने भाई से शेयर करती है कि मैं बहुत ही सैड हूँ क्योंकि चैन मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। इसका भाई से ये कहकर छेड़ता है कि अमेरिका में बहुत से हॉट लड़कियां होती होंगी तो वो बिजी होगा। तभी यून भी वहाँ आ जाता है और वो भी इससे चिढ़ाने लगता है। तभी चेन की कॉल लिबोना को आ जाती है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद चेन देखता है कि इसे यून का मैसेज आया हुआ होता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यून घर के अंदर आती है तो रिचल तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। वो इसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है और कहती है तुम वही हो ना जिसे मैंने एयरपोर्ट पर देखा था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मेरा फियांसे का घर है। यून कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ
और तुम्हारे फियांसे ने मुझे हेल्प आउट किया है और उसने यहाँ पर रहने के लिए मुझे जगह भी दी। इस बात पर रिचल को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या तुमने ओवरनाइट यहाँ पर स्टे किया। तो इसके बैग को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और कहती है इससे पहले कि मेरा फियांसे वापस आए फौरन से पहले यहाँ से निकल जाओ। यून जाने लगती है तो वो कहती है पहले मुझे अपना बैग चेक करवाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुमने कोई चोरी वोरी तो नहीं की। यून तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस होती है, वो बैग चेक करवाती है। रिचल को बैग में से कुछ नहीं मिलता तो वो उसके सामान को किक मारती हुई आगे बढ़ जाती है और कहती है कि डैन के आने से पहले अपना ट्रैश जैसा सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं यून पब्लिक पार्क में अपने सामान के साथ बैठी हुई होती है और यहाँ से सीन फिर से कोरिया में चला जाता है जहाँ पर लिबोना अपने भाई और ली डो को कहती है कि मैंने अपने क्राइंग फेस की पिक्चर अपलोड की है लेकिन फिर भी चैन ने अभी तक मुझे कॉल नहीं की। यून कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोने वाली पिक्स लड़कों को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमें तो अडल्ट पिक्स अच्छी लगती हैं। इस बात पर लेबोना का भाई और यून हंसने लगते हैं और यहाँ पर यून अपनी फ्लाइट बैक टू कोरिया बुक करवाने के लिए आती है और इसे याद आता है कि इसके पास तो इसका पासपोर्ट नहीं है, वो तो पुलिस वाले ने लेकर रख लिया था। और यहाँ पर ये सीन फिर से कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डैन अपने घर आता है, सामने रिचल होती है, वो फॉर्मल साइज को हाय कहता है और फिर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। रिचल कहती है कि मुझे पता है। फिर वो यून के बारे में पूछता है, वो कहती है वो तो चले गई। डैन कहता है कहाँ चले गई, क्या इसने तुम्हें बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है, क्या वो अपना सामान लेकर गई है, क्या तुमने उससे कुछ बोला है। रिचल को उसकी बातें बहुत ही बुरी लगती है, वो कहती है तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरा क्या हाल है, तुम्हारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मैं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम जब से आए हुए हो तुम उसी लड़की के बारे में पूछते जा रहे हो। तभी डोरबेल होती है, यून को देखकर डैन फौरन दरवाजे की तरफ भागता है और यून भी वहाँ से भागने लगती है। डैन इसे रोकता है, ये कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम घर पर आ चुके हुए होगे, मैं तो सिर्फ अपना पासपोर्ट लेने के लिए आई हूँ। रिचल कहती है वो तो मैंने फेंक दिया। यून कहती है तुमने कहाँ पर फेंका। रिचल कहती है वो तो मैंने ट्रैश बिन में फेंक दिया। यून ट्रैश बिन की तरफ भागती है कि अपना पासपोर्ट ढूंढ सके। यून उसे रोकने लगता है जिस पर उसका हाथ छुड़ाकर कहती है मेरे लिए मेरा पासपोर्ट बहुत ही जरूरी है और वो भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। यून को पासपोर्ट तो नहीं मिलता लेकिन वो रोने लगती है। डैन पूछता है क्या तुम रो रही हो, वो कहती है मैं कंट्रोल तो कर रही हूँ लेकिन रोना आ रहा है, मेरी जिंदगी घूम फिर कर ट्रैश पर ही आकर रुकती है। डैन को इस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है, वो इसको इसका पासपोर्ट दे देता है। वो कहती है तो ये तुम्हारे पास था और रिलैक्स हो जाती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर गाड़ी में से उतरते हैं और टैन यून को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वो लोग भी इनके पीछे पीछे भागते हैं और यहाँ पर रिचल टैन का मोबाइल चेक करती है। यून के आईजी पर चेन का मैसेज आया हुआ होता है, उसने लिखा होता है कि मुझे एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। और रिचल इसे एड्रेस दे देती है और यहाँ पर ये दोनों भागते भागते एक सिनेमा हॉल में आ जाते हैं। यून उसे कहती है मुझे एक बात तो बताओ, ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे हैं? हर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ होता है, क्या तुम वाकई में ड्रग डीलर हो? जिस पर टैन इसकी बातों को अवॉइड करके कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? वो इसके इस सवाल पर शॉक्ड हो जाती है, फिर कहती है नहीं मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है क्यों तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? वो कहती है क्योंकि तुम एंगेज्ड हो। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं एंगेज्ड ना होता तो क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता था? वो नर्वस हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों घर आ जाते हैं। यून का बैग सामने ही रखा हुआ होता है, वो अपना बैग उठाकर जाने लगती है। टैन इसका बैग पकड़कर वापस घर के अंदर ले जाता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम्हारे लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम नहीं हो जाता या फिर जब तक तुम्हारा दोस्त तुमसे कांटेक्ट नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। असल में टैन ही चाहता कि यून इससे दूर कहीं भी जाए क्योंकि वो यून को पसंद करने लगा है। फिर वो मोबाइल चेक करता है, चैन ने इसको रिप्लाई किया होता है और चैन ने अपना नंबर भी शेयर किया होता है और उसने बोला होता है कि ये नंबर लो और जल्दी से जल्दी मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। इसको जेलसी फील होती है और वो यून को नहीं बताता कि चैन ने रिप्लाई किया है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है तो इससे चैन के डैडी की कॉल आती है जिनका नाम मिस्टर यून है, जो असल में इनकी कंपनी में चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर की जॉब करते हैं। वो इसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई वॉन अमेरिका आ रहा है बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम भी इस मीटिंग में पहुंच जाना। और यहाँ पर हम देखते हैं लेबोना चैन के डैडी को आकर कहती है कि डैडी अमेरिका जाकर चैन बदल ही गया है, मुझे मेरी कॉल्स का रिप्लाई ही नहीं कर रहा। वो कहता है तुम मुझे मिस्टर यून बुलाओ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। वो कहती है नहीं, आप चैन के डैडी हैं तो मेरे भी डैडी हैं। इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि लेबोना का बॉन्ड इन दोनों बाप बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा कैंडिड है। और यहाँ पर टैन यून को कहता है तुम घर पर ही रहो, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। वो कहती है नहीं, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मजीद ट्रबल नहीं कर सकती। वो कहता है खबरदार, अब दोबारा तुमने जाने की बात की तो हर वक्त जाना जाना करती रहती हूँ, अब अगर दोबारा जाने की बात की तो मैं वाकई में तुम्हारी किडनीज को निकाल कर बेच दूंगा। तभी टैन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है, वो यून को देखकर फौरन से इसकी तरफ भागता है
और आकर इसे हग कर लेता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाती है। और टैन कहता है बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो। असल में टैन अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर टैन इसे कहता है तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं 5 मिनट तक आ जाता, मुझे थोड़ी देर भी लग सकती है और ये भी हो सकता है कि मुझे 5 मिनट से पहले ही निकाल दिया जाए। फिर वो वेन्यू की तरफ बढ़ जाता है और यून भी घूमते फिरते वहाँ एक गार्डन में आ जाती है। टैन टैन को देखकर इसे इसी गार्डन की तरफ ले आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। टैन कहता है हम कितने अरसे के बाद मिले हैं, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। जबकि वैन रूडली कहता है मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम कैसे हो, किस हाल में हो, बस तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नरमी नहीं है और यहाँ से चले जाओ। और ये सारी बातें यून भी सुन लेती है। वॉन चला जाता है और फिर यून और टैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बारिश होने लगती है। टैन भीगने लगता है और वो यून के सामने एम्बैरेस भी फील करता है कि इसने इन दोनों भाइयों की बातें सुन ली और वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक फील करता है। फिर वो वापस आते हुए यून से कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा है इसके बारे में कभी भी किसी को ना बताना और इस बात को भूल जाना। वो कहती है मैं तो यहाँ पर हुई हर बात को भूलना चाहती हूँ, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मैं बस सब भूल जाना चाहती हूँ। जिस पर टैन इसकी तरफ देखने लगता है कि क्या ये मुझे भी भूल जाएगी। तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक रॉक से टकराते टकराते बचती है। फिर वो दोनों पैदल ही किसी होटल की तरफ चल पड़ते हैं। वो एक होटल में आकर ओवरनाइट स्टे करते हैं और टैन इसे एक शर्ट लाकर देता है और खुद भी पहनने लगता है। यून दूसरी साइड को मुंह कर लेती है, फिर खुद भी शर्ट चेंज करके बाहर आ जाती है। फिर दोनों डिनर करते हैं। टैन इसको घूरने लगता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है मुझे घूरना बंद करो वरना मैं तुमसे खतरनाक किस्म के सवालात करूंगी। वो कहता है किस किस्म के क्वेश्चन, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा अंग्रेज दोस्त और तुम्हारा कोई ना कोई अजीबोगरीब सा रिलेशन है। जिस पर टैन इसे डांटता है कि ये तुम क्या कह रही हो और वो चेयर से गिरने लगती है और टैन इसको पकड़ लेता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों रूम में सोने के लिए आते हैं। टैन इससे पूछता है कि एक बात तो बताओ, तुम्हें जेके कॉर्पोरेशन से क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों चाहती हो कि ये बैंकक्रप्ट हो जाए। वो कहती है क्यों, तुम्हारा क्या मसला है, क्या तुम्हारे शेयर्स हैं जेके कॉर्पोरेशन में। वो बात को चेंज करके कहता है कि फिर तुम मुझे यही बता दो कि तुम्हारा और चैन का क्या रिलेशन है। वो फिर से कहती है कि क्यों बताऊं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और फिर वो सो जाती है। और टैन इसे बैठा देख रहा होता है और इसे ब्लैंकेट भी उड़ा देता है। सुबह के टाइम में दोनों गाड़ी लेकर घर आते हैं। यून उसे कहती है कि मैं तुम्हारा फोन क्या चेक कर सकती हूँ, मैंने देखना है कि मुझे मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया है कि नहीं। टैन कहता है कि तुम फोन देखकर क्या करोगी, मैंने तुम्हें बताया ना कि इसने जवाब नहीं दिया होगा। असल में टैन झूठ बोल रहा है, टैन ने तो काफी पहले ही रिप्लाई कर दिया था और जब जब वो रिप्लाई करता था टैन चेक भी करता था, लेकिन यून को इसने नहीं बताया हुआ क्योंकि वो चाहता है कि यून वापस ना जाए। वो अब भी गाड़ी से उतर ही रहे होते हैं कि चैन वहाँ पर आ जाता है और यून को आवाज लगाता है। यून जल्दी से इसकी तरफ दौड़ती है और बहुत ही खुश होती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम यहाँ पर आ रहे हो और इतनी देर क्यों लगाई मुझे रिप्लाई करने में। वो कहता है तुम अपने काम में इतनी बिजी थी कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था कि तुम मेरी बात सुन सको और मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं किसी कोर्स के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और अब चलो यहाँ से। यून इन दोनों की इतनी अच्छी खासी क्लोजनेस देखकर जेलस होता है और अंदर चला जाता है। चैन कहता है चलो अब मेरे होटल। वो कहती है पहले मैं इसको थैंक्स बोलूं। वो टैन को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की। टैन तो बहुत ही ज्यादा उदास खड़ा होता है। वो इससे कहता है कि तुम प्लीज ना जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। वो कहती है मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रुकने की, मेरा दोस्त आ गया है और मुझे जाना ही होगा। तभी चैन भी वहाँ अंदर आ जाता है और यून को कहता है इतना टाइम क्यों लगा रही हो, तो चलो हमें जाना है। और टैन की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम किम टैन हो। टैन कहता है तुम्हें मेरा कैसे पता, तुम मुझे जानते हो क्या। जिस पर चैन चुप ही रहता है और यून को लेकर चला जाता है। टैन इन दोनों को जाता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, इसने तो अपनी हर तरह से कोशिश की कि वो ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपार्टमेंट पर पहुंचकर यून चीन से पूछती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, क्या ये बहुत ही बुरा इंसान है। जिस पर चीन कहता है हाँ मुझे बस इसका नाम पता है और इतना भी मुझे पता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। चैन सबसे पहले यून के लिए फूड ऑर्डर करता है। यून उसे अपनी बहन के बारे में सब बता देती है और फिर कहती है मेरी माँ को तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा जब इसे अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पता चलेगा। और नेक्स्ट डे वो चैन के साथ यूएसए की सैर करने के लिए निकल जाती है। वो दोनों पिक्स लेते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड भी करते हैं। उसी वक्त चैन ली बूम की कॉल आती है। वो इससे कहती है यून तुम्हारे साथ क्या कर रही है। चैन उसे एक्सप्लेन करने के लिए साइट पर चला जाता है और यहाँ पर टैन अपने मोबाइल पर यून का हैंडल चेक करता है और इन दोनों के एक साथ नई पिक पर इरिटेट हो जाता है और कमरे में जाकर लेट जाता है और अपनी और रिचल की एंगेजमेंट पिक को देखता है और इसे याद आता है कि कल वो कोरिया वापस जा रही है। और नेक्स्ट डे वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। रिचल इसे देखकर हैरान हो जाती है और अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कोरिया में योंटो अपने डैडी के साथ जूडो कराटे खेल रहा होता है। इसके डैडी इसको हरा देते हैं और फिर से हम देखते हैं टैन और रिचल शॉपिंग कर रहे होते हैं। टैन तो गुमसुम सा होता है। रिचल इससे कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या वो लड़की चले गई है। वो कहता है हाँ वो चले गई है, तुमने इसके बॉयफ्रेंड को एड्रेस जो दे दिया था
टैन चीन को अभी भी यून का बॉयफ्रेंड ही समझ रहा होता है। वो कहती है मुझे भूख लगी है और जहाँ पर आकर वो खाना खाने लगते हैं यून और चैन भी वहीं पर होते हैं। रिचल इन्हीं की टेबल पर आकर बैठ जाती है और जल्दी कट्टी बातें करती है। टैन तो इसको काफी ज्यादा रोकता है कि यहाँ पर हमें बैठना नहीं चाहिए, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती। वो यून को कहती है पहले तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी, अब तुम लिबोना के बॉयफ्रेंड के साथ हो, और फिर चैन को भी बता देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले टैन की गर्लफ्रेंड थी। तब इसकी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। टैन इसको लेकर वहां से चला जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बहुत टॉलरेट किया है, मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना ही मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता था, और ना ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड हूँ, और इसे वहां से जोड़कर चला जाता है। रिचल परेशान सी हो जाती है। रास्ते में उससे क्यों वॉन मिलता है। रिचल उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली बोर हो रही हूँ। वो कहता है मैं तो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा हूँ, जिस पर वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वो ग्रेवयार्ड आकर अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाता है और यहाँ पर इसे चैन के डैडी की कॉल आती है। वो इसको बताते हैं कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि वॉन वापस जा रहा होता है। और कॉल के बाद लिफ्ट में रिचल की माँ और योंग डो के डैडी भी आ जाते हैं। रिचल की माँ और चैन के डैडी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और इसलिए एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं टैन चैन के डैडी को कॉल करके पूछता है कि क्या वॉन कोरिया वापस चला गया है, और बातों बातों में इसे पता चलता है कि चैन तो इसका ही बेटा है। फिर वो चैन को कॉल करके कहता है कि मेरी यून से बात करवा दो। चैन कहता है वो अभी नहीं है, मैं इसको बता दूंगा कि तुम्हारी कॉल आई थी, वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगी। फिर टैन इसकी कॉल का वेट करने लगता है और चैन यून को बता भी देता है कि टैन की कॉल थी, वो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है, तुम उससे कॉल कर लो। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। और टैन यहाँ पर बार बार मोबाइल की तरफ ही देख रहा होता है कि यून की कॉल आ जाए, लेकिन यून की कॉल इससे नहीं आती। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर टैन रिचल को सी ऑफ करने के लिए जाता है। रिचल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर इसे हग कर लेती है और यहाँ पर यून की भी फ्लाइट होती है, वो भी आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है, जाने लगती है। टैन इसे देखकर इसे आवाज देकर रोकता है। रिचल टैन को यून की तरफ ऐसे भागता हुआ देखकर आग बगोला सी हो जाती है। टैन यून से कहता है क्या तुम्हें चैन ने नहीं बताया था कि मैंने तुम्हें कॉल की थी। वो कहती है हाँ इसने मुझे बताया था। तो टैन कहता है फिर तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं की, मैं सारा दिन तुम्हारी कॉल का वेट करता रहा। फिर वो उससे जल्दी से अपना मोबाइल पकड़ा कर कहता है कि यहाँ पर अपना नंबर डायल करो, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। यून रिचल की तरफ देखती है और फिर इसे कहती है कि नंबर की क्या जरूरत है, और फिर इसे थैंक्स बोलती है और कहती है तुमने यहाँ पर मुझे हर तरीके से हेल्प आउट किया, और बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। रिचल टैन की वजह से उदास हो जाती है और टैन यून की वजह से बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है। और यहाँ प्लेन में भी आकर रिचल इसके साथ झगड़ा करने की फिराक में ही होती है और इसकी बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन का कार्ड इससे छीन लेती है। कोरिया में आकर एयरपोर्ट पर यून जो रिचल को लेने के लिए आया हुआ होता है और यून को लेने के लिए कोई नहीं आया हुआ होता। वो सोचने लगती है कि मुझे किसने लेने के लिए आना है। वो घर आती है तो देखती है घर में सामान मौजूद नहीं होता और ना ही इसकी माँ इसको नजर आती है। इसे नेबर से पता चलता है कि रेंट पे ना करने की वजह से इसकी माँ को घर से निकाल दिया गया है और जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर उसको हाउस मेड की जॉब मिल गई है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं टैन यून को ही मिस कर रहा होता है और उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शीन अपनी मदर की और अपनी ट्विटर जिसका नाम जो है इनके बातें सुन रहा होता है। शीन भी इस ड्रामे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसकी एज 18 साल होती है और कुछ अरसा पहले इसने सुसाइड की कोशिश की होती है। इसका फैमिली स्टेटस भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर दूसरे एलीट क्लास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसकी सुसाइड की रीजन ये थी कि माँ के पास इस बच्चे के लिए टाइम नहीं होता और इसके बाप को भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती। इसके पेरेंट्स की इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसका लॉ में इंटरेस्ट नहीं और इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये लॉ स्टडी करे। इसी प्रेशर की वजह से इसने सुसाइड की कोशिश भी की। और यहाँ पर जो को उसकी माँ कह रही होती है कि तुम मेरे बच्चे की ट्विटर हो, इसलिए कुछ रूल्स हैं जिनको तुमने हर हाल में फॉलो करना है, जैसे कि तुम जीन्स पहनकर कभी नहीं आओगी, परफ्यूम नहीं लगाओगी, मैनिक्योर कभी नहीं करोगी, ज्वेलरी कभी नहीं पहनोगी। जो कहती है कि ठीक है। फिर वो शिन को पढ़ाने लगती है। शिन जो को सीक्रेटली लाइक करता है और जो को कहता है कि मैंने अपनी मदर की सारी बातें सुनी, आप उनका इतना रूड बिहेवियर किस तरह से बर्दाश्त कर लेती हैं, आपको चाहिए कि आप रिजाइन कर दो। इस पर वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं तुम लोगों जैसी फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। तभी जो के मोबाइल पर वॉन की कॉल आती है, यानी टैन के भाई की कॉल, और इस कॉल को वो अवॉइड कर देती है। एक्चुअली वॉन और जो एक दूसरे को लाइक करते हैं और इनका अफेयर भी चल रहा होता है। शिन कहता है आप कॉल को क्यों नहीं रिसीव कर रही। वो कहती है तुम स्टडी पर फोकस करो। इस वक्त वॉन अमेरिका में एक ज्वेलरी शॉप में होता है और जो के लिए कुछ बाय करके एज ए गिफ्ट लाना चाहता है, इसलिए वो इसको कॉल कर रहा था कि इसकी पसंद पूछ सके।
लेकिन जू ने कॉल पिक नहीं की, इसलिए वो खुद ही अपनी मर्जी से इसके लिए एक नेकलेस बाय कर लेता है। और यहाँ पर यून अपनी माँ से आकर मिलती है और इसकी माँ इसको बताती है कि रेंट पे ना करने की वजह से मुझे घर को खाली करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तुम्हारी बहन के लिए मैंने तुम्हें दे दिए थे। यून तो हैरान और परेशान हो जाती है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, अब हम क्या करेंगे, आपने इस ईवल गर्ल को सारे के सारे पैसे दे दिए। इसकी माँ से मारकर कहती है कि खबरदार अपनी बहन के बारे में दोबारा ऐसा वर्ड यूज ना करना। फिर वो कहती है तुम यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ, और अंदर चले जाती है। यून इंतजार करने लगती है, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से टैन की सौतेली माँ बाहर आती है, यानी टैन के फादर की सेकंड वाइफ। यून की तरफ देखती है, फिर अंदर चले जाती है। इसका नाम मिस जुंग है। और कुछ देर के बाद यून की माँ से आकर कहती है कि साफ कपड़े पहनो और सॉक्स को भी चेंज करो, क्योंकि आज से हम इसी घर में रहेंगे। और फिर ये दोनों अंदर चले जाती हैं। और यहाँ पर मिसिस जुंग और मिसिस हा की लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि टैन की डैडी की तबीयत कुछ दिन से खराब होती है। और मिसिस जुंग मिसिस हा को कहती है कि तुमने मुझे बताया तक नहीं कि वो बीमार हैं। जिस पर मिसिस हा कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आओ, क्योंकि ये मेरा घर है। मिसिस जुंग कहती है ये तुम्हारा घर कैसे हुआ, तुम तो सिर्फ इनकी एक मिस्ट्रेस हो। मिसिस हा को इसकी बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो भी कहती है शादी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर वर्क है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस घर में जो मेरा मुकाम है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जिस पर आग बगोला होकर मिसिस जंग मिसिस हा को थप्पड़ मार देती है। और इसी वक्त वॉन भी अमेरिका से वापस घर आ जाता है और यून और उसकी माँ भी वहाँ पर खड़े हुए ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। इसे देखकर ये दोनों औरतें बहुत ही डिसेंटली बिहेव करने लगती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वॉन को वेलकम करती है। वॉन कहता है आप लोग जो कुछ कर रही थी आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं, मतलब उसे पता ही होता है कि इन दोनों में क्या चल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं यून की माँ इसे मेडिसिन देकर कहती है कि इसे चेयरमैन को देख कर आओ। ये सब टैन के डैडी को चेयरमैन कहकर ही पुकारते हैं। वो मेडिसिन देने के लिए आती है और इधर उधर देख ही रही होती है, तब वॉन आ जाता है। यून को देकर इशारा करता है कि इस रूम में जा, और खुद भी इसके पीछे चल पड़ता है। यून टैन के डैडी को मेडिसिन देकर चले जाती है और टैन के डैडी वॉन को कहते हैं कि अब अपने भाई को वापस बुला लो, अब बहुत हो गया, मैं समझ सकता हूँ तुम हर्ट हुए थे इसलिए तुमने टैन को यहाँ से भेजा और मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। अब अगर तुम उसे वापस नहीं आने दोगे मैं खुद उसे कोरिया में से वापस लेकर यहाँ पर आऊंगा। मैंने तो कभी टैन को उठाया तक नहीं, प्यार तक नहीं किया कि तुम्हें हर्ट ना हो, लेकिन वो भी मेरा बच्चा है। जिस पर वॉन कहता है तो क्या आपको मेरे लिए दुख कभी महसूस नहीं होता जो आपको उसके लिए दुख महसूस होता है, जो आपने मेरे साथ किया था, क्या आपको उस चीज का एहसास नहीं है? और मैं कभी भी टैन को वापस नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर टैन वापस आएगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जिस पर चेयरमैन कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि अब टैन के आने का वक्त हो गया है। वॉन गुस्से से वहां से चला जाता है और इसी समय वॉन के पास आकर पूछती है कि तुम अमेरिका गई थी तो क्या तुम्हारी टैन से भी मुलाकात हुई? मेरी तो वो कॉल से पिक नहीं करता, बहुत ही अरसा हो गया मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी, तुम मुझे बताओ वो कैसा दिखता है? जिस पर वॉन उससे कहता है मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे साथ उसके बारे में कोई भी बात ना करे और यहाँ से चले जाए। असल में वॉन हार्डली 6 ईयर का था जब इसकी माँ की डेथ हुई थी और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद इसके डैडी ने मिसिस हा के साथ रिलेशनशिप बना लिया और टैन पैदा हो गया। वॉन ने हमेशा टैन से नफरत ही की क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मिसिस हा है। और यहाँ पर टैन को अभी भी वॉन की बातें ही याद आ रही होती हैं और वो यून को भी मिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो कोरिया चला जाए। और यहाँ पर यून की माँ इससे बताती है कि वॉन चेयरमैन की पहली बीवी का बेटा है जिनकी डेथ हो चुकी हुई है। और टैन की माँ वहाँ आ जाती है और यून उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली हाई कहती है और थैंक्स बोलती है कि आपने हमें यहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंस दी और हम जल्द से जल्द यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे। फिर वो अपने क्वार्टर में आ जाती है। यून अपनी माँ को कहती है आप आराम करें, मैं सारे काम खुद ही संभाल लूंगी। और अगले सीन में वो दोबारा से अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो सॉरी बोलती है कि आपकी बड़ी बेटी की तरह मैं भी आपको छोड़कर चले गई थी और अपनी माँ के गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोती है और माफी मांगती है। फिर दिन गुजरते जाते हैं। यून अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पर टैन इसे मिस कर रहा होता है। फिर वो चैन का कर्जा पे करने के लिए पैसे जमा कर लेने के बाद चैन को कॉल करके कहती है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। एक्चुअली उसने ये पैसे चैन से तब लिए थे जब वो कोरिया में थी और वापस आने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, तो चैन ने इसको हेल्प आउट किया था। और यहाँ पर टैन की माँ सोकर उठती है तो कहती है मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आई, सारी रात मुझे अपने बच्चे की याद आती रही, अब मैं अपने बेटे से मजीद दूर नहीं रहूंगी। और वो टैन को कॉल करती है लेकिन एज यूजुअल टैन कॉल को पिक नहीं करता। एक्चुअली टैन अपनी माँ से भी नाराज होता है कि उसने कभी भी अपने बेटे की साइड नहीं ली। फिर हम देखते हैं टैन फैसला कर लेता है कि अब मुझे हर हाल में कोरिया ही जाना है, जिसके लिए वो चैन के डैडी को कॉल करके बताता है कि मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आप आ जाना। फिर वो कोरिया पहुंच जाता है। मिस्टर यून उसे लेने के लिए आए हुए होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ बार बार कॉल्स कर रही है कि जैसे ही टैन पहुंचे इससे बोलो कि सबसे पहले मुझे कॉल करे। टैन कहता है नहीं, मुझे सबसे पहले अपने भाई से मिलना है।
और फिर वो वॉन से मिलने के लिए आ जाता है। वॉन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि मेरे कॉन्सेंट के बगैर ही डैडी ने इसको आने दिया। फिर वो इससे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी और गुस्से से ऑफिस से बाहर चला जाता है। टैन को बहुत ही दुख होता है। वो अपने भाई से जितनी मोहब्बत करता है वॉन उससे उतना ही ज्यादा रिपेल करता है। फिर वॉन मिस्टर यून को कहता है कि तुम इसको एयरपोर्ट लेने के लिए गए थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं था, और काफी नाराज होता है। और यहाँ पर टैन घर आ जाता है। इसकी माँ से देखकर बहुत ही खुश होती है, कहती है मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, कितना प्यारा हो गया है, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। फिर टैन अपने डैड से मिलता है। वो बहुत ही फॉर्मल्स अपने बेटे से मिलते हैं, ना उठते हैं ना गले लगाते हैं। फिर वो अपने रूम में आ जाता है, सामान अनपैक करता है और वही ड्रीम कैचर जो यून ने इसे दिया था अपने रूम में हैंग करता है। और यहाँ पर यून भी कहीं ना कहीं टैन को मिस कर रही होती है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्टेटस भी अपलोड करती रहती है, जिसमें वो लिखती है ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा हो जो बहुत ही जल्दी टूट गया। और यहाँ पर टैन इसका स्टेटस चेक करके समझ आता है कि शायद ये मुझे मिस कर रही है। फिर वो डिनर करते हुए भी यून के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो इसे यहाँ पर किस तरह से ढूंढे। और सुबह के टाइम जॉगिंग से वापस आता है। यून इसका चेहरा नहीं देख पाती, सिर्फ इसे बैक से ही देखती है और पिलर के पीछे से अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये चेयरमैन का सेकंड बेटा है। इसकी माँ कहती है हाँ। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये चेयरमैन का छोटा बेटा है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून को उसकी माँ आकर उठाती है। रात का टाइम होता है, वो सो रही होती है। उसकी माँ कहती है कि घर में शोर शराबा हो रहा है, चेयरमैन को अपने बेटे वॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। यून कहती है माँ मैं इस वक्त कहाँ पर जाऊँ, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। उसकी माँ कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम चले जाओ, बाद में आकर अपनी नींद पूरी कर लेना। और यहाँ पर हम देखते हैं यून अपने दोस्त के साथ टैन के घर के सामने आकर रुकता है और इसे यहाँ पर ड्रॉप करके खुद चला जाता है। और यून जैसे ही घर से बाहर निकलती है इसकी आंखें बंद होती हैं। ये लड़का इसे देखकर कहता है तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पर रहती हो। वो इसकी बात का जवाब दिए बिना ही आंखें बंद किए वहाँ से चले जाती है। और यहाँ पर यून फूड स्टोर पर खड़ा अपने लिए फूड बाय करता है। इसे सामने से यून आती दिखाई देती है। वो कैजुअली इसको देखने लगता है। वो ड्रिंक बाय करके इसके पास आकर खड़ी हो जाती है और सारा ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर देती है। वो बहुत ही अटेंटिवली इसको एकदम से देखने लगता है। वो ड्रिंक खत्म करके सामने रखी गई चेयर्स पर जाकर बैठकर सो जाती है। यून भी इसके पास ही आकर बैठ जाता है। इससे बहुत ही गौर से वो नोटिस करता है। तभी वहाँ पर दो छोटे बच्चे आकर शोर डाल देते हैं। यून कहता है बच्चे शोर ना करो, क्या तुम देख नहीं रहे हो कोई सो रहा है। लेकिन वो तो इसके रोकने पर और भी रोना शुरू कर देते हैं और यून शोर से डिस्टर्ब होकर उठती है और वहाँ से चले जाती है। यून इसे जाता हुआ देखता रहता है। तभी इसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जिस पर यून को जाता हुआ देखकर कहता है कि मेरे दिल को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं टेबूना अपने स्कूल की हर क्लासरूम में चैन को ही ढूंढ रही होती है और चैन इसे सरप्राइज देता है। वो एक रूम में बैठा हुआ इसे कॉल करता है कि पीछे देखो मैं यहीं पर हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लीबूना इससे कहती है अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। और अगले सीन में वो इनके घर में बैठी हुई होती है। चैन का डैडी और चैन मिलकर कुकिंग करते हैं और लीबूना इनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रही होती है। फिर ये सब बातें करते हुए डिनर करते हैं। चैन अपने डैडी को टैन के बारे में बताता है और लीबूना ऑकवर्ड फील करने लगती है कि कहीं चैन को पता तो नहीं चल गया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और इस बात को चैन भी नोटिस करता है और वो मुस्कुरा देता है। फिर लीबूना अपने भाई को बताती है कि चैन अमेरिका में टैन से मिला था और मुझे लगता है कि किम टैन ने चैन को मेरे और अपने बारे में बता दिया होगा। और वो उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं यून फिर से अपना स्टेटस अपलोड करती है और टैन इसको मैसेज करता है। यून कहती है तुमने अभी तक मेरे सोशल मीडिया हैंडल को लॉग आउट नहीं किया और जल्दी से करो वरना मैं तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वो कहता है क्या तुम्हें मैं इतना शरीफ दिखता हूँ कि तुम मुझे बोलोगी कि मैं लॉग आउट हो जाऊँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी किडनीज को सेल करने की पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ। वो इसको छेड़ता है और फिर ये दोनों मैसेजेस के थ्रू बातें करने लगते हैं। ये दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता होता। वो एकदम से इसको रिप्लाई करना बंद कर देती है। वो इसको बार बार मैसेज करता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं यून की माँ को मिसेस हां डांटती है कि उसने सूप ठीक नहीं बनाया, जिस पर यून को बुरा लगता है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप जाकर आराम करें, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जिस पर इसकी माँ कहती है नहीं, तुम्हें बस अपने स्टडी पर फोकस करना चाहिए, मैं सब संभालूंगी। फिर वो मिसेस हां के लिए अल्कोहल लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि बहुत ही शानदार तरीके से अल्कोहल की बॉटल्स को सजाया गया होता है। वो सोचती है कि हम माँ बेटी से अच्छी तो इन वाइन की बॉटल्स की किस्मत है कि इनको रहने के लिए एक लेविश रूम मिला है। फिर वो बॉटल लेकर चले जाती है और बाहर टैन बैठा हुआ यून को जाता हुआ बैग से देखता है। फिर अपनी माँ से पूछता है कि जो लड़की हमारे घर में काम करी है, जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ, उसके बाल लंबे हैं, वो कौन है। इसकी माँ बताती है कि ये तो हमारी मेट की बेटी है, इसका नाम यून है और ये अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए अमेरिका गई हुई थी और अभी अभी ये वापस आई है। अब ये हमारे घर पर रह रही है। टैन को पता चल जाता है कि ये तो यून ही है।
फिर वो अपने रूम में आकर इसके आईडी को देखता है और इसे समझ आ जाता है कि यून ने क्यों स्टेटस लगाया हुआ था कि वो चाहती है कि इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए क्योंकि इसकी माँ हमारे ही घर पर काम करती है। और सब बातें इसके दिमाग में घूमने लगती है। फिर वो इसे दोबारा से मैसेज करता है कि बताओ तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं पानी पी रही हूँ। वो इसे किचन के पास आकर देखता है, ये तो यून ही होती है। वो किचन में काम कर रही हुई होती है। वो लाइट्स को ऑफ करके चले जाती है। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह अभी अंधेरा ही होता है। वो स्कूल के लिए जा रही होती है। टैन भी इसे देख रहा होता है। फिर वो इनके सर्वेंट क्वार्टर में आकर देखता है, इनका सामान पड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं टैन स्कूल आ जाता है और इसकी सौतेली माँ यानी मिसेस जुग इसी स्कूल की हेड होती है। टैन दोबारा से अपने स्कूल में एडमिशन ले लेता है और यहाँ पर वॉन जो के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वो जो को कहता है, मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। जो कहती है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकती। मैं पहले ही तुम्हारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। स्कॉलरशिप की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और अब मैं इस काबिल बन गई हूँ कि मेरे पास रहने के लिए एक शेल्टर है, अपना फूड मैं खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। इस सब के सब एहसानात तुम्हारी फैमिली की वजह से हैं जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया। अब मैं मजीद तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहती। जिस पर वॉन कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। तो जो कहती है कि ठीक है मैं रख लेती हूँ, तुम इसको फेंको ना। वॉन कहता है, मुझे पता है तुम रख तो लोगी लेकिन इसको पहनोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें ये पहना भी देता हूँ। फिर वो इसको नेकलेस पहना देता है। जो कहती है, कैसा लग रहा है। वो कहता है, तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम जो भी पहनोगी वो तुम पर सूट ही करेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं टैन वॉन से मिलने होटल में आता है। एक्चुअली जैसे ही टैन अमेरिका से आया था, वॉन ने घर को छोड़ दिया था। वो वॉन को वापस लेने के लिए आता है लेकिन वॉन फिर से इसकी इंसल्ट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं टैन अपनी माँ के साथ बैठा डिनर कर रहा होता है। इसकी माँ यून को आवाज देकर कहती है कि हमें वाइन सर्व करो। यून आने लगती है, इससे पहले ही टैन वहां से चला जाता है। और फिर दोबारा से हम देखते हैं कि यून अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके जा रही होती है। अचानक से सारे लॉन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन बन जाता है। और ये सब टैन ने किया होता है जो इसको छुप कर देख रहा होता है। चैन का डैडी ड्रिंक कर रहा होता है, इसके पास वॉन भी आकर बैठ जाता है। दोनों सैड होते हैं। चैन का डैडी रिचल की माँ को मिस कर रहा होता है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर जो था और आज तक इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। और वॉन भी जो की वजह से और टैन की वजह से बहुत ही अपसेट होता है। तभी वहाँ पर योंडू के डैडी और रिचल की माँ आ जाते हैं। फिर ये सब एक साथ टेबल शेयर करते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं। रिचल की माँ और मिस्टर यून एक दूसरे को ही बार बार देखते हैं। फिर मिस्टर यून वहाँ से चला जाता है। रिचल की माँ भी वहाँ से वॉशरूम का कहकर चले जाती है और मिस्टर यून को आकर कहती है, मेरा दिल आज भी तुम्हें देखकर बहुत ही जोर से धड़कता है। और मिस्टर यून इसे किस करता है और रिचल की माँ भी इसका साथ देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यून अपनी क्लास में बैठी हुई होती है, टीचर पढ़ा रही होती है लेकिन इसका फोकस बिल्कुल भी स्टडी पर नहीं होता और अमेरिका के विजिट में ही वो खोई हुई होती है। फिर हम देखते हैं टैन इसके स्कूल में आ जाता है। सब लड़के इसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यून इसे देखकर शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो यून को कहता है कि मैं तुमसे भी कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन यून इसे अनसुना करके वहां से चले जाती है। टैन इसको जाता हुआ देखकर बार बार रोकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर हम देखते हैं जिस जगह पर यून काम कर रही होती है वो वहां पर भी पहुंच जाता है। वो इस चीज का नंबर मांगता है, वो नहीं देती, जिस पर वो चैन को फोन करके कहता है कि मुझे यून का नंबर चाहिए। अगर वो मुझे अपना नंबर दे देती तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल करके इसके नंबर के बारे में ना पूछता। जिस पर यून इसे जल्दी से अपना नंबर दे देती है और पूछती है कि तुम मेरे नंबर का क्या करोगे। वो कहता है कि बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं तुमसे नंबर लूं तो मैं नंबर लेने के लिए आ गया। फिर यून इसे कॉल पर पूछती है कि तुम कब तक कोरिया में हो, मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। और इधर टैन के डैडी को इनका एक आदमी इनके दोनों बेटों की पिक्स ला कर देता है, जिसमें वो टैन के साथ यून को देखते हैं और वॉन के साथ वो जू को देखते हैं। इनके डैडी ने अपने बेटों की जासूसी के लिए कुछ बंदों को अपॉइंट किया होता है जो इनको आकर बता सके कि इनके बेटे कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं। टैन का डैडी कहता है, मेरे दोनों बेटे किन आउट ऑफ स्टेटस लड़कियों के पीछे हैं, इनको अपनी रेप्यूटेशन की भी कोई परवाह नहीं। और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सुबह के टाइम टैन जॉगिंग करके वापस आ रहा होता है और यून अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है। यून इसे देखकर सटपटा जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। और फिर इसे बाजू से पकड़ कर खींचते हुए घर से दूर ले जाती है। और फिर वो अचानक से रियलाइज करती है कि इसने इसका बाजू पकड़ा हुआ है। वो जल्दी से इसका हाथ छोड़ देती है। टैन कहता है, प्लीज दोबारा से मुझे बाजू से पकड़ कर खींचो। वो ब्लश करते हुए कहती है, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहीं कहीं आसपास रहते हो। टैन मुस्कुराकर कहता है कि क्या वाकई में तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। जिस पर यून कहती है, नहीं नहीं, मुझे जानने की जरूरत नहीं, ये तुम कहाँ पर रहते हो और मुझे स्कूल से लेट हो रहा है। फिर वो वहां से चले जाती है। और अगली सीन में हम देखते हैं लेबोना को पता चलता है कि इसके और किम टैन के फेर के बारे में चीन को टैन ने नहीं बल्कि रिचल ने बताया था। वो आकर रिचल से पूछते हैं कि तुमने चैन को क्यों बताया था। रिचल कहती है, तुम ये बात छोड़ो और ये सोचो कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यानी चैन को यून से कैसे बचाना है। फिर हम देखते हैं कि यूनडू रिचल को बताता है कि मैंने सुना है किम टैन वापस कोरिया आ गया है।
रिचल जल्दी से टैन को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम वाकई में वापस आ गए हो, जिस पर वो इसकी बात का जवाब दिए बिना ही कॉल को ड्रॉप कर देता है। रिचल यून-डू के सामने काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो अभी भी कॉल पर इसके साथ बात कर रहा हो। यून-डू समझ आता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेयरमैन यून की माँ को बुलाता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारी सर्विस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे काम के बदले में रिवार्ड के तौर पर तुम्हारी बेटी यानी यून का एडमिशन जैगिग हाई स्कूल में करवा दिया जाए। इसकी माँ तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो सिर्फ एलीट क्लास के बच्चों के लिए है। वो बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलती है। यून अपनी माँ से कहती है ये कैसे पॉसिबल है, ये स्कूल मेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, हम तो इनकी फी भी पे नहीं कर सकते, इनका यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते। इसकी माँ कहती है वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस इस स्कूल में शिफ्ट होने की तैयारी करो। तभी एक मेड आकर इनको बताती है कि चेयरमैन यून को बुला रहा है। यून जाती है। टैन का फादर इसे कहता है तुम एक लायक फायक स्टूडेंट हो और अपनी ब्रिलियंस की वजह से तुम ये डिजर्व करती हो कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ो। और फिर यून भी कन्विंस हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रिचल अपनी माँ के साथ और यून-डू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। ये लोग यून-डू के डैडी का वेट कर रहे होते हैं। रिचल की माँ यून-डू को एक गिफ्ट देकर कहती है कि ये मैंने तुम्हारे डॉग के लिए खरीदा था। यून-डू कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई डॉग है, जिस पर रिचल की माँ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है कि जब तुम घर पे नहीं थे एक दफा मैं तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे घर पर गई थी। यून-डू कहता है तो फिर आपको चाहिए कि आप मेरे डॉग से बचकर रहें, इससे दूर ही रहें, क्योंकि मैंने अपने डॉग को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ है, वो अनफेमिलियर लेडीज पर अटैक कर देता है। रिचल की माँ को इसके बाद बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। यून-डू के डैडी भी आ जाते हैं और यून-डू और रिचल दोनों ही वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर यून-डू इसे बाइक पर बिठाकर राइड देता है और रास्ते में रिचल को यून नजर आती है। वो इसके पास आकर कहती है मेरा फियांसे तुम्हारे पीछे पीछे कोरिया भी आ गया, और बहुत ही इंसल्ट करती है। यून-डू इन दोनों को गौर से देख रहा होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। यून-डू इन दोनों को गौर से देख रहा होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। वो यून को पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उस दिन मैंने सुबह के टाइम देखा था। यून रिचल की बातों को खामोशी से सुनती है और फिर इसका नेम बैच छीन लेती है। वो कहती है जैसे उस दिन तुमने प्लेन में मेरा बोर्डिंग पास रख लिया था ना, वैसे ही मैंने तुम्हारा नेम बैच रख लिया है। यून-डू यून के इस रिएक्शन पर प्लेजेंटली शॉक्ड हो जाता है। वो इसका रास्ता रोकता है। वो कहती है क्या तुम इसके लिए मुझे रोक रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं और पीछे हट जाता है। फिर वो रिचल को वही छोड़कर यून के पीछे आता है। वो इसे रोककर कहता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो और तुम्हारा किम टैन के साथ क्या रिलेशन है? वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती और कहती है तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवालात पूछने वाले और मेरा रास्ता छोड़ो। वो कहता है मैंने कौन सा तुम्हारा रास्ता रोका हुआ है। यून वहाँ से चले जाती है और वो यून को जाता हुआ देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं यून चैन को बताती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में शिफ्ट हो रही हूँ। चैन कहता है ठीक है लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुलिंग की जाती है और ये सारा कुछ मैंने भी फेस किया है। फिर हम देखते हैं रात का टाइम होता है। टैन यून को कॉल करके बता रहा होता है कि वो ही चेयरमैन का सेकंड बेटा है। वो शॉक्ड हो जाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से चले जाती है और अपने क्वार्टर में आकर बैठी हुई आंसू बहा रही होती है और यहाँ पर टैन भी परेशान होता है। तभी इसकी माँ आकर इसको बताती है कि यून का एडमिशन भी तुम्हारे ही स्कूल में हो गया है और अगर वो तुम्हें स्कूल में कहीं दिखाई दे तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि वो हमारे घर पर एक मेड है। अगले दिन वो स्कूल जाती है और रिच किड्स की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और नर्वस भी हो रही होती है। रिचल इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेबोना भी इसको कहती है तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तभी सब स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच जाती है कि किम टैन स्कूल आ गया है। सब स्टूडेंट्स ग्राउंड की तरफ आते हैं। वहाँ पर टैन और यून-डू आमने सामने खड़े होते हैं और बहुत ही गुस्से से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूर रहे होते हैं और स्कूल के सब स्टूडेंट्स इनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। यून भी अपने मोबाइल पर नजरें जमाए वहां आ रही होती है और इन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। सब यून को हैरान होकर देखने लगते हैं। टैन इसकी तरफ देखकर इमोशनल फील करता है। तभी चैन आ जाता है और इसे पकड़कर वहां से ले जाता है। फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में खड़ी होती है जहाँ पर इसकी टीचर इसे कहती है कि क्या तुम एक मेड की बेटी हो और तुम्हारी माँ डिसेबल है और सोशल वेलफेयर ग्रुप के जरिए तुम यहाँ पर आई हो, इसलिए अब तुम्हारा काम है कि अच्छे तरीके से स्टडी करके खुद को प्रूव करना। और ये सारी बातें वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट सुन लेता है जिसका नाम जून है। ये फाइनेंशियल कंडीशन भी यून की तरह ही होती है, वो भी सोशल वेलफेयर ग्रुप के थ्रू ही स्कूल में आया हुआ होता है। इस लड़की को भी बहुत ही ज्यादा बुले किया जाता है और अब ये टीचर और यून की बातें सुन लेता है। इसको पता चल जाता है कि यून की माँ मेड है और यून डर जाती है कि कहीं ये लड़का स्कूल में किसी को ये बात ना बता दे वरना मुझे भी बुली किया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं लेबोना को देखकर टैन कहता है तुम कैसी हो लेबोना, जिस पर वो फौरन वहां से भाग जाती है और सोचती है कि टैन शायद अभी तक मुझे भूला नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं यून परेशान से अपने ही ख्यालों में खोई हुई जा रही होती है। सामने यून-डू खड़ा होता है। वो इसका पाँव ट्रिप करता है, वो गिरने लगती है लेकिन यून-डू इसको थाम देता है। वो कहती है ये क्या बदतमीजी थी? यून-डू कहता है ये बदतमीजी तो नहीं थी, मैं तो तुम्हें सहारा देना चाहता था, इसलिए अगर मैं तुम्हें गिराता ना तो तुम्हें मैं पकड़ता कैसे? यून कहती है तुम बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब हो। वो कहता है अच्छा तो मैं अजीब हूँ लेकिन स्केरी तो नहीं हो ना?
तुम्हें मैं सिर्फ अजीब लगता हूँ, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता। वो कहती है मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है भला। फिर वो कहता है ठीक है तो आज से तुम मेरी हो। वो कहती है क्या मतलब। वो कहता है इसका मतलब ये है कि आज से तुम्हें जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी। तो मुझे अब बता दो कि किम टैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तभी टैन वहां आ जाता है और इसे कहता है तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हैं। और यून को वो कहता है तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो और वहां पर जाकर मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो यून से बात करने आता है। यून रो रही होती है। वो टैन से कहती है ये डिग्री मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज मुझे सबके सामने ना देखा करो, ना बात करने की कोशिश किया करो, ना मुझे चेज करो। इस तरह सबकी अटेंशन मेरी तरफ ड्राइव होती है और मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टैन को इसकी बातों से बहुत ही हर्ट होता है। हर्ट तो यून भी होती है ये सब कहते हुए, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि इन दोनों की दुनिया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं टैन चेन के पास आकर कहता है कि तुम और यून बचपन के दोस्त हो, तो फिर तो तुम एक दूसरे के बारे में सब जानते होगे और तुम्हें तो ये भी पता होगा कि इसकी माँ मेड है, तो ये बात कभी तुम स्कूल में किसी को ना बताना। चैन कहता है ये बात तुम मुझसे कह रहे हो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्या मैं इसके लिए कभी कोई मुश्किल पैदा करने के बारे में सोच सकता हूँ। टैन कहता है कभी कभी इंसान को जितना दुख दोस्त देते हैं इतना दुख कोई और नहीं देता। तभी लेबोना वहां आ जाती है और टैन को देकर फौरन से वापस चले जाती है। टैन कहता है मुझे लगता है कि ये अभी तक मुझे भूली नहीं। जिस पर चैन कहता है कि ट्रैश से दूर रहना ही बेहतर होता है, इसलिए वो तुमसे दूर जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें अभी तक नहीं भूली। फिर हम देखते हैं यून उदासी बैठी हुई होती है। इसकी माँ इससे आकर पूछती है क्या हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन था, कैसा रहा सब। यून रोने लगती है, कहती है माँ मैं स्कूल में दोबारा नहीं जाना चाहती। जिस पर इसकी माँ इसे समझाती है कि ये स्कूल तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। और फिर वो बेसमेंट में आ जाती है। यहाँ पर डैन इससे पहले ही मौजूद होता है। इसे आता देखकर वो छुप जाता है। यून भी यहाँ पर आकर बैठ जाती है और दूसरी तरफ डैन बैठा हुआ होता है। कुछ देर के लिए खामोशी छाई रहती है। फिर डैन इसको मैसेज करता है कि क्या मैं अभी 5 मिनट के लिए तुमसे मिल सकता हूँ। वो पूछती है तुम कहाँ हो इस वक्त। और डैन एकदम से इसके सामने आ जाता है। वो तो चौंक से जाती है और कहती है तो क्या तुम यहीं पर थे। वो कहता है हाँ मैं यहीं पर था और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। फिर वो इसका हाथ टच करता है। यून जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और नेक्स्ट डे स्कूल में लंच टाइम पर यून अपना लंच लेकर एक टेबल पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वही लड़का जिसका नाम जून है वो भी होता है। वो इससे आकर कहता है कि यहाँ से उठ जाओ, ये तो मेरी सीट है, मैंने यहाँ पर बैठना है। यून कहती है लेकिन इस पर तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ। जून कहता है यहाँ से उठ जाओ वरना मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा, फिर सब तुम्हें बुली करेंगे। वो वहाँ से उठ जाती है। तभी यूनडो और इसके कुछ दोस्त आकर जून को बुरी तरह से बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, डैन जल्दी से आकर इसका हाथ पकड़कर इसे वहां से ले जाता है और दूसरे टेबल पर लाकर इसको बिठाता है और ये भी कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि इस स्कूल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो तो किसी के मसले में खुद को इन्वॉल्व कभी भी ना करना। इस स्कूल में बुलिंग की जाती है और कुछ साल पहले ये बुलिंग मैंने ही शुरू की थी, जिस पर मुझे भी बड़ा पछतावा है और मुझे रियलाइज हो गया है कि ये सब गलत है, इसीलिए मैं चला गया और मेरे पीछे यूनडो ने इस काम को कंटिन्यू रखा, यानी कि बुलिंग को कंटिन्यू रखा। तभी यूनडो भी वहां आ जाता है। टैन कहता है यहाँ से चले जा। यूनडो कहता है मैं तो न्यू कमर के साथ ही बैठूंगा। यून उठकर जाने लगती है, जिस पर यूनडो इसका हाथ खींचकर इसे दोबारा से बिठा लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी और हम दोनों के साथ बैठकर खाना एंजॉय करो। जिस पर वो गुस्से से कहती है ठीक है तुम भी अपना खाना एंजॉय करो। वो खाना खाने लगती है, जिस पर यूनडो कहता है देखा टैन यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं इसे लाइक करने लगा हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं म्यूजिक क्लासेस हो रही होती है। डैन भी यहीं पर बैठा होता है जब यूनडो आकर सब स्टूडेंट्स को बाहर जाने का कहता है ताकि वो टैन के साथ अकेले में कुछ बात कर सके। सब चले जाते हैं। यूनडो इससे कहता है तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, इस स्कूल में या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। टैन को इसकी बात पर अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझसे बच जाओ वरना वो हाल मैं तुम्हारा करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और अगले सीन में यूनडो अपनी बाइक को रिपेयर करवाने के लिए आता है। मैकेनिक इसको कहता है कि सर अभी आप अंडर एज है तो ये काम इलीगल है, जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, इलीगल है तो क्या हुआ, तुम फिर भी मेरी बाइक को रिपेयर करो। तभी वहाँ पर यून आकर पिज्जा डिलीवर करती है। यूनडो तो देखता ही रह जाता है कि ये क्या है, ये तो वर्किंग लेडी है। और वो पिज्जा पैकेट से इसका नंबर ले लेता है और ऑर्डर करता है। वो डिलीवर करने के लिए आती है तो इसे देखकर परेशान हो जाती है। वो कहता है इसी बहाने मुझे तुम्हारा नंबर तो मिल गया। यून कहती है मुझे कॉल ना करना, मैं पिक नहीं करूंगी। वो कहता है मेरा नंबर लाजमी सेव करना क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इतनी पुअर लड़की को हमारे स्कूल में कैसे एडमिशन मिला। यून इसकी बात पर अलर्ट हो जाती है कि कहीं ये स्कूल में जाकर सबको ना बता दे
और चले जाती है। यहाँ पर टैन रात को घर वापस आता है। इसका डैडी इसे कहता है कल तुम तैयार रहना, हम वॉन को लेने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो वॉन को खाना खिला रही होती है क्योंकि वॉन को फीवर होता है, तभी इसे किसी की कॉल आती है और वो जल्दी से तैयार होने लगता है और बहुत ही रूडली वो जू को कहता है कि तुम चले जाओ। जू इसकी बात से हर्ट होती है। वॉन पलट कर देखता है तो वो कब की जा चुकी हुई होती है। और फिर अगले दिन टैन अपने डैड के साथ वॉन के ऑफिस आ जाता है। टैन कहता है कि डैडी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ वॉन के ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अगर हमने वॉन को मनाना है तो जिस होटल में इसका स्टे है हमें वहां पर जाना चाहिए था। ऑफिस में आने से वो हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इसका डैडी इसकी बात नहीं सुनता। मीटिंग शुरू हो जाती है और मीटिंग के बाद वॉन और टैन आमने सामने होते हैं। टैन इसे कहता है मुझे डैडी यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए हैं, मैं नहीं आना चाहता था। वॉन फिर से इसको अच्छी खासी बातें सुनाकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यून कपड़े सुखा रही होती है। टैन भी वहाँ आ जाता है और उसको चुपके से देखने लगता है। वो सोचती है काफी अच्छी धूप निकली हुई है, मैं कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। फिर वो चेयर्स पर ही कुछ देर के लिए सो जाती है। टैन इसके पास आकर इसको सोता हुआ बड़े गौर से देखने लगता है। यून के हाथ पर एक कट लगा हुआ होता है और इसका वाउंड अनकवर होता है जिसको वो ठीक करता है और ड्रीम कैचर को हैंग करके वहां से चला जाता है। वो सोकर उठती है तो देखती है सामने ही ड्रीम कैचर लटका हुआ होता है। वो समझ आती है कि टैन यहीं पर था और यहाँ पर टैन अंदर आकर उदास सा लेट जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या होगा। यून इसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और इसका भाई भी इसके साथ बहुत ही रूड है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिचल की माँ को चैन के डैडी की याद आ रही होती है और वो बहुत सैड होती है। तभी वो अपने सामने देखती है रिचल का डैडी किसी और औरत के साथ बात कर रहा होता है, जिस पर इसको बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। वो इससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। वो कहता है कॉल तो तुमने भी मुझे नहीं की। वो कहती है क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। वो कहता है मेरे पास भी तुम्हारा नंबर नहीं था। वो कहती है अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था तो किसी से मेरा नंबर लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं। वो कहता है सेम चीज तुम पर भी अप्लाई होती है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा था मेरे साथ बात करने को तो तुम मेरा नंबर कहीं से भी लेकर मुझसे बात कर सकती थी। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यून शान के पास आती है। वो ब्रॉडकास्टिंग टीम में अपना सिलेक्शन करवाना चाहती है। शिन बहुत ही डिसेंट सा लड़का है, वो इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करता है, इसके साथ बहुत ही नाइसली बिहेव भी करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यून डू जून को बुली कर रहा होता है। सब स्कूल के स्टूडेंट वहीं पर होते हैं। यून भी आ जाती है। यून डू जून को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करता है। जून भी आगे से रिएक्ट करता हुआ इसे अपने बैग से स्लैप करता है। यून डू तो इस पर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इसे मजीद पीटता है। अपने सामने यून को देखकर वो इसको छोड़कर चला जाता है। यून जून के पास आकर इसे संभालने लगती है, इसे पानी पिलाने लगती है। तभी टैन इसे खींचता हुआ पीछे करता है और कहता है जब स्कूल का कोई और स्टूडेंट जून को फेवर नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो। मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि इन मामलात से खुद को दूर रखो। रिचल ये सब देख रही होती है। इसे इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि टैन क्यों यून को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं रिचल यून को कॉल करके कहती है कि मुझे मेरा नेम कार्ड वापस चाहिए। यून इसका नेम कार्ड लेकर इसकी बताई गई लोकेशन पर आ जाती है और इससे कहती है कि मुझे भी मेरा बोर्डिंग पास दे दो। रिचल इससे अपना नेम कार्ड तो ले लेती है और कहती है तुम्हारा बोर्डिंग पास तो मैंने एयरपोर्ट पर ही ट्रैश बिन में फेंक दिया था, और कुछ पैसे इसकी तरफ फेंक कर कहती है कि इनको रख लो और दफा हो जाओ। यून तो खुद को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट फील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं यून डू जिस स्टोर में होता है वहीं पर यून भी होती है और बाहर आकर टेबल पर वो सो जाती है। यून डू भी आकर बाहर बैठ जाता है और इसे उठाने लगता है। वो कहता है तुम हमेशा बाहर ऐसे क्यों सोती हो, इसलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर वो टेबल को किक मारकर इसको उठाने लगता है। वो आंखें खोलती है, इससे पता चल जाता है कि यून डो यहीं पर है, इसलिए वो जानबूझकर अब सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी यून डो को टैन की कॉल आती है। वो कहता है तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। टैन कहता है तुम्हारे पास भी तो मेरा नंबर था, वरना तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। मैंने तो अभी बात भी नहीं की और तुम मुझे पहचान गए हो कि ये मेरा नंबर है, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास भी मेरा नंबर था। यून डो कहता है ठीक है, ये बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों की है। टैन कहता है अपने सामने देखो। सामने ही टैन खड़ा होता है। यून डू का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। वो फिर से यून को उठाकर कहता है कि देखो टैन भी आ गया है। इस बात पर यून उठती है और टैन को देखकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वहाँ से चले जाती है। टैन यून का रास्ता रोकता है। वो चौंक जाती है। टैन कहता है तुम ऐसी जगह पर क्यों सोती हो। वे कहती है क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कोई और जगह नहीं है, इस वक्त मैं क्वार्टर नहीं जा सकती। टैन कहता है तो तुम कॉफी शॉप्स पर जा सकती थी। वो कहती है हर चीज के पैसे लगते हैं जो मेरे पास नहीं है। फिर वो कहता है कितनी दफा तुमसे बोला है यून डो से दूर हो, क्या इसने तुम्हें थ्रेट तो नहीं किया। वो कहती है मैं कब इससे मिलने के लिए आई थी, वो तो खुद ही यहाँ पर आ गया और कह रहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर टैन कहता है कि यही बात उसकी थ्रेट है और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, यून डू से दूर ही रहना, वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो घर आ जाती है। आगे टैन की मम्मी इसे कहती है तुम इतना लेट क्यों आई हो, मुझे खुद ही किचन में आना पड़ा। यून सॉरी कहती है। फिर टैन भी आ जाता है। मिसिस हाँ कहती है ये मेरा बेटा है, क्या तुम इससे स्कूल में मिल चुकी हो। वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो इनको नहीं देखा।
फिर वो टैन से फॉर्मल सा हाई कहती है और ये दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। फिर टैन अपने रूम में चला जाता है और मिसेस हाँ यून को कहती है कि अब तुम दोनों एक ही स्कूल में जा रहे हो तो तुम मुझे बताती ही रहना कि टैन स्कूल में क्या करता है, और हाँ इससे स्कूल में दूर ही रहना क्योंकि तुम एक मेड की बेटी हो और वो चेयरमैन का बेटा है, और मुलाजिम और मालिक का स्कूल में एक साथ देखे जाना ठीक नहीं। वो कहती है ठीक है। टैन ये बातें बाहर खड़ा सुन रहा होता है, इसे बुरा महसूस होता है। फिर यून अपने क्वार्टर में आ जाती है। इसकी माँ ने इसके लिए नया यूनिफॉर्म बाय किया होता है। यूनिफॉर्म को देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है माँ यूनिफॉर्म तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, आपने कैसे इसको बाय किया। इसकी माँ कहती है तुम्हें बोला ना मैंने कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। अगले सीन में रिचल अपनी माँ के साथ मॉल में खड़ी हुई होती है। इसकी माँ इसको बताती है कि नेक्स्ट वीक में इनका यून और इसके डैडी के साथ फैमिली फोटोशूट होगा। रिचल कहती है मैं ये फोटोशूट नहीं चाहती, वो हमारी फैमिली नहीं है। इसकी माँ को अपनी बेटी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। फिर रिचल यून को कहती है तुम्हें कुछ करना होगा, ये फैमिली फोटोशूट कैंसिल करवा दो, कुछ तो करो जिससे मेरी माम और तुम्हारे डैडी की शादी कैंसिल हो जाए। यून कहता है ठीक है डन हुआ, फिर इसके बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा, मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुम्हें मानना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सवेरे अभी अंधेरा ही होता है। टैन यूनिफॉर्म पहने घर से बाहर खड़ा होता है। इससे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। वो यून का वेट कर रहा होता है। वो बाहर आती है और इसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है तुम इतनी सुबह सुबह सवेरे सवेरे बाहर खड़े क्या कर रहे हो। टैन कहता है मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और ये बताओ तुम इतनी सुबह सवेरे स्कूल के लिए क्यों निकलती हो, क्या तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है, और जाने लगती है। टैन इसे बाजू से घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ लेकर आता है और कहता है चुपचाप बैठ जाओ, रजिस्ट ना करना क्योंकि कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो कैमरे की तरफ देखती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। टैन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी सुबह उठा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकूं, और फिर इसके शोल्डर पर सर रख लेता है और कहता है तुम यूनिफॉर्म में बहुत ही प्यारी लग रही हो। यून हल्की सी स्माइल करती है। फिर वो दोनों स्कूल आ जाते हैं। यून आगे आगे चल रही होती है और टैन इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। फिर वो इसका हेयर फोल्डर उतार देता है। वो कहती है ये तुमने क्या की, और मेरा क्लिप मुझे वापस दो। टैन कहता है स्कूल में बालों को कभी ना बांधना, तुम खुले बालों में अच्छी लगती हो। तभी यूनडो का दोस्त इन दोनों को देख लेता है और कहता है तुम दोनों एक साथ स्कूल कैसे आ गए। किम टैन बात को संभाल लेता है और कहता है तुम बताओ तुम इतनी सुबह सुबह स्कूल में क्या कर रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं यून फिर से शाइन के पास आती है। इसके पास बैठी हुई कोई चीज डिस्कस कर रही होती है जब लेबोना भी वहां पर आ जाती है और वो यून से बात करने लगती है। शाइन कहता है क्या तुम यून को जानती हो। वो कहती है हाँ ये मेरे बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है। और अगले सीन में हम फिर से देखते हैं टैन यून के पीछे पीछे चल रहा होता है और यून के बालों को एक बार फिर से खोल देता है, और यून तो दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। यून तो इसकी तरफ देखकर डर सी जाती है क्योंकि वो बहुत ही गौर से गुस्से से बिना आंखें झपके इसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं लेबूना और चेन बैठे हुए होते हैं। चैन कहता है कि क्या तुम टैन के साथ रिलेशन में थी। वो कहती है हाँ, लेकिन हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हाथ पकड़ने की हद तक महदूद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर वो इसे कहता है स्कूल में किसी को ना बताना कि यून की माँ हाउसमेट है, जिस पर वो कहती है क्यों मैं तो सबको बताऊंगी। चैन ली बोना को कहता है नहीं तुम किसी को नहीं बताओगी क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। इन दोनों का कपल इस ड्रामे का मोस्ट लवली कपल है। ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं और छोटी छोटी बातों को अवॉइड भी कर देते हैं। फिर अगले सीन में टैन चिन से मिलने आता है। वो इससे कहता है तुमने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा यून के साथ गुजारा, तो क्या तुम्हें कभी इससे प्यार नहीं हुआ। चैन कहता है हुआ ना, मुझे इससे प्यार हुआ था। तब मैं 9 इयर्स का था जब कुछ लड़के मुझे बुली कर रहे थे, तो इसने मेरी हेल्प की थी और इसने इन लड़कों को मारा था और मुझे इससे प्यार हो गया था। अब तुम बताओ कि तुमने लीबोना का हाथ क्यों पकड़ा था। वो कहता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी थी इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ लिया था। फिर टैन का भाई अपना सामान लेने के लिए आता है। टैन की माँ से कहती है वान तुम तो घर छोड़कर चले गए थे ना, तो तुम वापस क्यों आए हो। वॉन को इसके बाद बहुत ही ज्यादा रूड लगती है। वो कहता है आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए। फिर वो अपने डैडी से मिलने के लिए आता है। इसका डैडी से कहता है क्या तुम्हारा गुस्सा अभी तक दूर नहीं हुआ। वो कहता है नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 6 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को खो दिया और आपने मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी एंटरटेनमेंट को तरजीह दी और मुझ पर सुतेला भाई आप लेकर आ गए, और मैं तो यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पर रहने के लिए मैं वापस नहीं आया। फिर वो अल्कोहल वाले रूम में आ जाता है। टैन भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और इसकी रूडनेस की परवाह किए बगैर इसको हक करता है और कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं अमेरिका वापस चला जाता हूँ, लेकिन तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम ही मेरे भाई हो, मुझे सौतेले और सगे से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मेरी वजह से घर को ना छोड़ो। लेकिन वॉन चला जाता है। फिर हम देखते हैं टैन बाहर लान में बैठा हुआ होता है। वहां से यून गुजर रही होती है। वो इसको रोककर कहता है तुमने अभी तक मेरा ड्रीम कैचर वापस नहीं किया, जल्दी से इसको लेकर बेसमेंट में आ जाओ और ये मेरा ऑर्डर है। और वो बेसमेंट में आकर एक सॉन्ग को प्ले करता है और यून भी आ जाती है
और इसको ड्रीम कैचर देकर वापस आने लगती है, जिस पर टैन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस सॉन्ग को प्ले किया है, तुम एटलीस्ट मेरे साथ बैठकर इस सॉन्ग को तो सुन ही सकती हो। वो कहती है ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए बैठूंगी क्योंकि ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। फिर वो कहती है कि मुझे ये सॉन्ग इसलिए पसंद है क्योंकि एक पसंदीदा इंसान जिससे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, ये सॉन्ग उसका भी फेवरेट है। जिस पर वो कहता है कि वो कौन है और तुम उसके साथ कब से रिलेशन में हो, क्या अमेरिका आने से पहले भी तुम्हारा उसके साथ रिलेशन था? जिस पर वो कहती है मैंने कब कहा कि वो कोई लड़का है, मैं तो अपनी बहन की बात कर रही हूँ। फिर टैन कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो कहती है नहीं, मुझसे कुछ भी ना पूछो। टैन कहता है अभी तक तो तुमने सवाल सुना भी नहीं और पहले ही तुमने मुझे मना कर दिया। वो कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या सवाल पूछोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होते हैं। फिर वो वहां से चले जाती है। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में एक क्लास के बाहर सब स्टूडेंट्स जमा होते हैं। लेबुना आती है और इन सब स्टूडेंट्स को पीछे करके क्लास में आ जाती है। यून को बुली कर रहा होता है। लेबोना यूनडो को कहती है ये तुमने क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, बाहर जाओ। लेकिन यूनडो कहता है रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यून का बैकग्राउंड क्या है। वो इसका बैग छीनकर इसकी सारी चीजें जमीन पर फेंकता है। फिर वो लेबोना का भी बैग छीन लेता है और इसकी सारी चीजें भी जमीन पर फेंक देता है और कहता है ये फर्क है तुम दोनों में, क्योंकि लेबोना के बैग में ब्रांडेड स्टफ होता है जबकि यून के बैग में सिर्फ टूटी फूटी सी पुरानी बुक्स होती हैं। तभी चैन भी वहां आ जाता है और यूनडू को कहता है अभी तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो। यूनडू कहता है वाह बड़ी अच्छी बात है, इस लड़की को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई लड़का तो आ ही जाता है। फिर वो चला जाता है और चैन यून की हेल्प करने लगता है। लेबोना को फील होता है कि चैन मेरी हेल्प करने के बजाय यून की हेल्प कर रहा है। यून कहती है चैन तुम लेबोना की हेल्प करो। फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर एक लड़की आकर बताती है कि दूसरी क्लास में यूनडू ने यून को बुली किया है। टैन जाने लगता है तभी टीचर आ जाता है और क्लास के बाद यूनडू फिर से जून को बुली करता है। असल में इसने जून पर पुलिस केस करवा दिया होता है जो उस दिन जून ने इसको रिएक्ट के तौर पर स्लैप किया था। जून उसे कहता है प्लीज केस को ड्रॉप कर दो, मेरे डैडी इतने ज्यादा रिच नहीं है कि हम तुम्हारे खिलाफ केस लड़ सके। यून तो कहता है ठीक है तुम मेरे सामने घुटने टेको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो नीचे बैठ जाता है। यून भी यहीं पर होती है। वो बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाती है। ये सब देखकर उसे लगता है कि कल को यूनडू मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। तभी टैन भी वहां आ जाता है और जून को कहता है कि उठो। जून कहता है तुम दूर ही रहो क्योंकि तुम में और यूनडू में कोई भी फर्क नहीं है। ये बुलिंग सालों पहले तुमने ही स्टार्ट की थी जिसको हम सब लोग अभी तक भुगत रहे हैं। फिर टैन कहता है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और कंपनसेट के तौर पर अभी मैं यूनडू से तुम्हारा बदला ले लेता हूँ। फिर वो यूनडू को पंच मारता है और कहता है अब मुझे भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दो जैसा कि तुमने जून को किया है। तभी वहां पर टीचर आ जाता है और इन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में लाया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल टैन की सुतेली माँ होती है और यूनडू को कहती है कि इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं रीचल को लेने के लिए इसकी माँ इसके स्कूल आई हुई होती है और टैन को देखकर वो कहती है रीचल को लेने के लिए इसकी माँ इसके स्कूल आई हुई होती है और टैन को देखकर वो कहती है तुम कोरिया से कब वापिस आए और क्यों ना हम एक साथ डिनर करें। टैन तो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो रीचल से कहती है कि ये कितना रूड और बदतमीज हो गया है, इसने तो खाने के लिए जवाब तक नहीं दिया। और यहाँ पर चैन एग्जाम्स के लिए यून की हेल्प कर रहा होता है। यून उसे थैंक्स बोलती है और कहती है अब तुम जाओ जल्दी से लिबोना के पास, वरना इसको पता चल गया तो फिर से नाराज हो जाएगी। और चैन चला जाता है और यून को यूनडू की कॉल आती है। वो कहता है कि मेरे साथ आकर लंच करो और अगर तुम ना आई तो मैं जून के केस को ड्रॉप नहीं करूंगा। तभी जून भी सामने आता है। वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चले जाओ, मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रहा हूँ लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो चले जाती है। वो यूनडू से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जून तुम्हारी वजह से कितना परेशान है, इस केस की वजह से जो तुमने उस पर किया है इससे अपनी मौत नजर आ रही है और ये सब तुम्हारे लिए एक मजाक है। जब तुमने केस को वापस ही नहीं लेना तो तुमने मुझे क्यों खिलौना बनाया हुआ है? यूनडू इसकी बात बड़े आराम से सुनता है। फिर टिश्यू से अपने मुंह को साफ करके कहता है तुम्हें किसने बोला कि ये मजाक है? मैं ये केस वापस ले लूंगा क्योंकि तुम जो मुझसे मिलने के लिए आई हो, तुम्हारे आने से मेरा दिल बदल चुका है, मेरी लाइफ में तुम आ चुकी हो। और तभी डोरबेल होती है। दरवाजे पर रिचल आई हुई होती है। वो इससे कहती है मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ लेकिन तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो कहता है मैं इस वक्त किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ खाना खा रहा हूँ। वो जबरदस्ती अंदर आकर देखती है तो सामने यून बैठी हुई होती है। वो कहती है तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली, कभी तुम टैन के साथ होती हो तो कभी तुम किसी और के साथ। ये कहकर वो चले जाती है और यून भी वहां से जाने लगती है। वो कहती है यूनडू जैसा कि तुमने कहा है कि तुम इस केस को ड्रॉप कर दोगे तो मैं इंतजार करूंगी कि तुम ऐसा ही करो। यूनडू कहता है अब तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या जॉब करने के लिए जा रही हो? यून इसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चले जाती है और इधर रिचल टैन को कॉल करके बताती है कि यूनडू के घर पर है, इसके साथ खाना खा रही थी। टैन यून को कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती। फिर वो इसके काम करने वाली जगह पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर इसे साइड पर ले जाता है। यून कहती है क्या हुआ है? वो कहता है तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? वो कहती है क्योंकि मैं काम कर रही थी और मैं बिजी थी, मैं कॉल को कैसे पिक करती? टैन कहता है
क्या तुम यूनडो के घर पर गई थी? वो कहती है तो तुम्हें रिचल ने बताया है। तो फिर क्या हुआ अमेरिका में? मैं तुम्हारे घर पर भी तो गई थी। टैन कहता है वो मैं था, ये टैन है, अगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो? वो कहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जून का केस ड्रॉप करवाने के लिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो सब जानता था कि मेरी माँ किसी के घर पर मेड है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, तो मेरा भी काम बनता था कि मैं भी इसकी हेल्प करती। जिस पर टैन कहता है तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? यूनडो अच्छा इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यून कहती है तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मैं तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए कोशिशें कर रही हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस स्कूल से मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ ताकि 20 साल की उम्र से पहले पहले मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ। और मेरी लाइफ में स्कूल ज्वाइन करने के बाद जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी इस वजह से हैं कि स्कूल में तुम मेरे आगे पीछे होते हो, तुम मुझ में इंटरेस्ट शो करते हो, और इसी वजह से यूनडो भी मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें परेशान करना चाहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। जिस पर टैन इसे कहता है कि कल तुम हमारा घर छोड़ दो और इस स्कूल को भी क्विट कर दो। वो हैरान होती है कि ये क्या कह रहा है। टैन फिर से कहता है अगर तुम घर नहीं छोड़ सकती और अगर तुम स्कूल भी नहीं छोड़ सकती तो प्लीज मुझे अभी से पसंद करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दिल से कबूल कर लो। और हाँ, अब मैं स्कूल में तुम्हारे हर काम में इंटरफेयर भी करूंगा और हर जगह पर तुम्हारे पीछे पीछे भी रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी इसे इसकी माँ की कॉल आ जाती है जिसे वो ड्रॉप कर देता है। फिर मिसेस हाँ की कॉल यून के नंबर पर आती है। टैन कहता है कि तुम कॉल को पिक ना करो। वो कहती है यही फर्क है तुम में और मुझ में, तुम अपनी माँ की कॉल को ड्रॉप कर सकते हो लेकिन मैं अपनी मालिकन की कॉल को ड्रॉप नहीं कर सकती। और वो कॉल को पिक करने लगती है। वो इससे मोबाइल छीन कर अपनी माँ से कहता है कि माँ अभी हम एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। फिर वो कॉल को ड्रॉप कर देता है। यून कहती है मेरा मोबाइल वापस करो। वो कहता है पहले मेरी बात का तुम जवाब दो। वो कहती है कौन सी बात? मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आई। वो फिर से कहता है मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अब तुम भी मुझे लाइक करो, मुझसे प्यार करो। यूं तो डेस्परेट हो जाती है, वो रोने लगती है, कहती है मेरा मोबाइल वापस कर दो, अभी तो मैंने इसके पैसे भी पे नहीं किए, ये मोबाइल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने इससे अपनी माँ को कॉल करनी होती है, अपनी जॉब्स मैंने इस मोबाइल के थ्रू ढूंढनी होती है। और रोने लगती है। टैन को इस बेचारी के लिए सिंपली फील होती है और इसे फोर्सफुली हग कर लेता है और इसे कहता है प्लीज ना रो, मैं सब संभालूंगा, मैंने तुमसे जो भी कहा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम प्लीज इस बात के बारे में लास्ट भी सोचना। फिर वो अपने घर आ जाता है। इसकी माँ इससे पूछती है क्या तुम यून के साथ थे? वो कहता है हाँ, मैं इससे मिलने के लिए गया था क्योंकि कल स्कूल में मेरा किसी स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया था और मैंने किसी को हिट किया था और इसी सिलसिले में मुझे इससे बात करना थी। मैंने इसको कह रहा था कि वो किसी को ना बताए, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए गया था। इसकी माँ कहती है वो तो ठीक है, लेकिन दोबारा कभी भी इससे ना मिलना, लोग 100 तरह की बातें करेंगे। और फिर वो यून को बुलाकर पूछते हैं कि बताओ टैन का किसके साथ झगड़ा हुआ है? वो कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा। जिस पर मिसेस हाँ कहती है तो मैंने तुम्हें इस स्कूल में क्यों भेजा है? सिर्फ इसलिए कि तुम टैन पर नजर रखो और तुमसे ये काम भी नहीं हो पा रहा। और हाँ, दोबारा से टैन से ना मिलना, तुम दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम माँ बेटी को यहाँ से निकाल दूंगी। वो सॉरी कहकर बाहर आ जाती है। टैन भी इसके सामने से ही आ रहा होता है। वो इसे कहता है कि क्या मेरी माम ने तुम्हें कुछ बोला है? वो इसे कहती है प्लीज घर पर मुझसे बात ना करो वरना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और किचन की तरफ भर जाती है। टैन भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। यून कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी माँ हम दोनों को ना देख ले। जिस पर टैन कहता है कि बात ये नहीं है कि तुम्हें मेरी माँ का डर है, बल्कि तुम मेरी प्रेजेंस में नर्वस हो रही हो। वो कहती है यहाँ से जाओ। वो कहता है कहाँ जाऊँ, ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर से कहाँ पर जाऊँ? वो कहती है ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं ही चले जाती। वो कहता है तो क्या वो मेरे घर का हिस्सा नहीं है जहाँ तुम जा रही हो? और वो ये भी कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे घर पर रह रही हो। यून इसे गुड नाइट कहकर चले जाती है। टैन भी अपने रूम में आ जाता है। वो फिर से बहुत ही उदास और डाउन फील करता है और यहाँ पर यून भी टैन के ख्यालों में ही खोई हुई होती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो इससे पहले ही टैन वहाँ पर पहुंच चुका होता है। उसे कहता है मैंने कहा था ना कि आज के बाद मैं तुमसे हर जगह पर पहले पहुंच जाया करूंगा। फिर वो इसे अपने पास पढ़ने का इशारा करता है। फिर वो इसे कहता है कि क्या तुमने मेरी बात पर गौर किया जो मैंने तुम्हें कल बताई थी कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ? वो चुप रहती है। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे तो बस तुम्हें देखना था और हाँ, अब से मैं सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं लीबूना की एंकर पर्सन के डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाती है। टैन भी वहीं पर होता है, यून भी आ रही होती है। चिन भी आकर लीबूना को कंग्रेट्स करता है और यहाँ पर टैन यून का रास्ता रोकने लगता है। यून नीचे से गुजरती है और चैन को कहती है कि मुझे स्टडीज में हेल्प चाहिए और वहाँ से चैन को लेकर चले जाती है। लेबोना को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो टैन को कहती है तुम क्यों हर वक्त मेरे इर्द गिर्द ही रहते हो? मुझे लगता है तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो। वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला, और वो स्माइल पास करता है। लेबोना कहती है लेकिन मुझे भूल जाओ क्योंकि अब मैं चैन को बहुत ही लाइक करती हूँ। वो कहता है तुम तो मुझे भी बहुत ही लाइक किया करती थी।
वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें बहुत लाइक नहीं किया करती थी, मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लाइक किया करती थी। फिर वो वहाँ से चले जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं यून और चैन बैठे बातें कर रहे होते हैं। चैन कहता है तुम टैन को क्यों अवॉइड कर रही हो? वो कहती है क्योंकि वो मालिक है और मैं इसके घर पर सर्वेंट हूँ, और ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और मैं सोच रही हूँ कि सब स्टूडेंट्स को मैं बता ही दूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। सब स्टूडेंट्स समझते हैं कि मैं न्यूली रिच हूँ और ये झूठ अब मुझसे ज्यादा फर्दर कैरी नहीं किया जाता। जिस पर चैन इसे समझाता है और कहता है देखो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करना। अगर तो तुम चाहती हो कि तुम बिना किसी डिस्प्यूट के यहाँ से अपनी डिग्री को लेकर निकलो तो तुम इस बात को कवर अप ही रखना। फिर वो इसे बताता है कि आज उनका ट्रांसफर हो गया है। वो भागकर इसे देखने के लिए आती है, इसे जाता हुआ देखती है और कहती है मैं तो तुम्हें थैंक्स भी ना बोल पाई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यून को यूनडू की कॉल आती है। इसने यूनडू का नंबर डोंट आंसर के नाम से सेव किया होता है। वो कॉल को पिक नहीं करती। यून इसके पीछे ही होता है। वो कहता है तुम मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं कर रही हो? फिर वो इसका मोबाइल चेक करता है कि इसने किस नाम से इसका नंबर सेव किया हुआ है। वो कहता है ये तो बहुत ही अनफेयर है। उस दिन मैंने तुम्हें नूडल्स खिलाए और तुमने मेरा नाम इस नाम से सेव किया हुआ है। चलो जल्दी से मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने टैन का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। फिर वो इसका नंबर भी इसके नाम से सेव करती है और कहती है अब ठीक है, अब खुश हो तुम? वो कहता है ये हुई ना बात। फिर वो बताता है कि बिल बोर्ड पर तो हमारा नाम लिखा हुआ है। वो जल्दी से भागती है और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में इसकी सिलेक्शन हो गई होती है, जिस पर वो हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में टैन इसके पास आता है और कहता है जब तुम अमेरिका से वापस आ गई थी तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। मैंने कितनी बार तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा था लेकिन तुमने मुझे अपना नंबर तक ना दिया। मैंने चैन को कॉल की कि मैं तुमसे बात कर सकूं, लेकिन तब भी तुमने मुझसे बात ना की और ना ही तुमने मुझे कॉल बैक की। वो पूछती है तो तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए था? वो कहता है तुमने कितना टाइम लगा दिया ये पूछने में कि मुझे तुम्हारा नंबर क्यों चाहिए। क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुम्हारा हाल पूछना चाहता था, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो, क्या करती हो, और अपने दिल की हर बात मैं तुमसे करना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। दूर खड़ी रिचल इनको बातें करता हुआ देख रही होती है। शान इसके पास आ जाता है और कहता है तुम इन दोनों की क्लोजनेस से डिस्टर्ब क्यों हो रही हो? तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के चेहरे पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि तुम सैड हो, तुम सिर्फ स्माइल करती हुई अच्छी लगती हो। और फिर टैन रिचल को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मैं यून को लाइक करने लगा हूँ, लेकिन क्योंकि ये एंगेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस डील है, इसे हमारे पेरेंट्स ने किया है, तो वक्त आने पर मैं ये एंगेजमेंट खुद ही ब्रेक कर दूंगा। और तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। और यहाँ पर टैन के डैडी की तबीयत खराब हो जाती है। टैन के डैडी इसके पास आकर कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वो कहते हैं कि अपना ख्याल मैं कैसे रख सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो कि मेरे दोनों बेटे आजकल क्या कर रहे हैं। वो किन लड़कियों के पीछे हैं, ना उनको अपनी इज्जत की फिक्र है, ना उनको अपने रेप्यूटेशन की फिक्र है। फिर वो चैन के डैडी से पूछते हैं तुम यून को जानते हो? वो कहता है कि हाँ, यून, इसकी माँ और इसके डैडी हमारे नेबरहुड में रहा करते थे। फिर इसके डैडी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया और इनके इलाज के लिए उन्होंने बहुत सा कर्ज लिया। और इसके डैडी की डेथ के बाद कर्ज चुकाने के लिए वो दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत कर रही हैं। और मुझे चैन ने बताया कि आपने यून का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। चेयरमैन कहता है वो इसलिए कि इस लड़की को पता चल सके कि टैन के और इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जब वो स्कूल में 100 लोगों से सुनेगी तो उसे अपने औकात का दुरुस्त अंदाजा हो जाएगा। मिस्टर यून इसकी बात पर किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। और अगले सीन में रिचल की माँ स्कूल आती है। चैन के डैडी को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है मैं अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डैडी हो।